तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से कल के एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे। और जैसा कि अभी गाना सुन रहे थे ना, यही रात अंतिम है, यही रात भारी, ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसा ये गाना था। और सामान्यतः ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और लाजवाब भी होंगे। वाह, ये हुई ना बात। मेरे गुलाबों के गुलाब, आप सभी हो लाजवाब। चांद सितारों में जैसे होता है महाताब, वैसे आप होंगे सबसे लाजवाब। और कल करेंगे आप सवालों के जवाब। वाह, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कुछ हालचाल जान लें आप लोग का। वाह, हम इतने जी लोग। सर आ रही है। मेरे को तो एक अकेला ही काफी थी। श्वेता जी जुड़े कि नहीं, कहाँ गए हैं? श्वेता जी जी हैं? सर। अरे जी वाह सर। वाह वाह, कहाँ है, दिख नहीं रहे। तो सभी साथी वैसे तो कंफर्टेबल नहीं होंगे अभी बात करने के लिए, लेकिन अगर कोई कंफर्टेबल होंगे तो बातें करते रहिए। क्योंकि सोना, 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 लेकिन कल जो कुछ भी होना उसके बाद ही सोना, है ना? शानदार तरीके से आपकी बात आ रही, आवाज आ रही है। वाह, ये हुई ना बात। मैं तो सोता ही कम हूँ, क्योंकि नींद तो 2 ही घंटे की चाहिए। 5 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो भी आपको 2 घंटे चाहिए। अगर आपने विद्या सीख ली सोने की, तो फिर आप एनर्जेटिक रहेंगे शानदार तरीके से और सारे काम करेंगे। बशर्ते आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। आप थकेंगे नहीं कभी, और आपके मन में सच्चाई हो, आपके मन में अच्छाई हो, और बहुत सारी भावनाएं आपके मन में समाई हो, तो फिर ये शानदार क्या रात बिताई हो आपने, है? मतलब रात ही पता नहीं चलता है आपको कैसे हो जाता है। चलिए, तो आप सभी साथियों को थोड़ी सी ऊर्जा देने के लिए और बहुत ज़्यादा उत्साह देने के लिए और कल के प्रमोशन एग्जाम में शुभकामनाएं देने के लिए मैं आपके बीच देर रात सही आया। आज मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी सारी चीज़ें पिछले समय आपने पढ़ी हैं वही चीज़ आएंगी, और जितनी पढ़ी हैं उससे सरल भी आ सकती हैं। लेकिन वहाँ पर सरल और कठिन के बीच जो असली आपकी जो चुनौती होती है वो है निर्णय लेने की क्षमता। क्योंकि पिछले समय जितने भी साथी हैं उनके अनुभव हम देखते हैं, तो उसमें यही बात आती है कि सर ये मैं जानते हुए गलती कर दिया, ये जानते हुए गलती कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप ये जानते हैं कि आपके मन मस्तिष्क में वो पहले से गया हुआ है। आपका गेटअप राजकुमार, क्या राजकुमार साहब जैसा लग रहा है। वाह, ये हुई ना बात। गेटअप तो अच्छा होना चाहिए, सेटअप तो अच्छा होना चाहिए, और सभी चीजों में मेकअप तो अच्छा होना चाहिए। सब चीज शानदार होना चाहिए। अद्भुत जीवन है, बहुत ही प्यारा जीवन है, और हमेशा तैयार होना चाहिए। कोई जब उठाए ना, चल मेरे दोस्त, तो बोले कहाँ चलना है बताओ, निकालो स्कूटर, चलें, है ना? तो इसलिए देखो, मैंने अपने स्कूटर निकाल लिया, आप लोगों को बोला आ जाइए, तो आप लोग आ गए। फिर एक शानदार गीत के साथ चालू करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, और डाली गई हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई हैं। तो जब प्रमोशन एग्जाम में कल जाएंगे तो आपको क्या होगा, वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, और कॉन्फ्लिक्ट में जैसे ही हमारे दिमाग में जो चीज़ें रहती हैं, सीधे आंसर को क्लिक करके आगे चला जाता है, पूरे सवाल को पढ़ता नहीं है। तो आपको पूरे सवाल पढ़ने हैं। सवाल लंबे हो सकते हैं, स्पीड से पढ़ने हैं। जिस गति से अभी हम लोग इस सेशन को करेंगे उसी गति से पढ़ना है। एक सवाल को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है। 30 सेकंड। अब दूसरी बात, जैसे कि कई साथियों के सवाल होते हैं कि सर कल एग्जामिनेशन में पहला क्या करें? पहला बैंकिंग करिए, क्योंकि बैंकिंग आप अच्छे से किए हुए हैं। तो बैंकिंग करने के बाद फिर लैंग्वेज करिए। भले ही लैंग्वेज का सवाल पहले आएगा, लेकिन आप बैंकिंग पहले कर लीजिए, लैंग्वेज को बाद में कर लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज को उसी समय पढ़ के, उसी समय तैयारी करके, उसी समय एग्जाम देना है, इसलिए उसको बाद में करिए। बैंकिंग आपको हो सकता है 2-2 सेकंड में भी एक एक सवाल बन जाएंगे, इसलिए बैंकिंग को पहले करिए। तो उस ऊपर वाले
को याद करते हुए सबको हंसते मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सबको सफलता की जागृत कहानी चाहिए, लेकिन सफल तो हर कोई होता है, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, और साथ ही साथ पिछले समय पढ़ाई करने की आपकी कहानी चाहिए। तो हम पढ़े हैं, हमारे पास कहानी है, और हम आगे जाना चाहते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, कल ऊपर वाले की मेहरबानी मिलेगी। इस आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं क्वेश्चन साझा कर रहा हूँ। यहाँ जो क्वेश्चंस है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कल प्रमोशन एग्जाम में आएंगे, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपको दिशा दिखाएंगे, और इनमें से आएंगे आएंगे। आज तक का तजुर्बा है कि जो जो सवाल हम डिस्कस करते हैं वही सवाल आते हैं। तो चलिए, उस परमात्मा को फिर से याद करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए सवाल साझा करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल जरा हमारे एक साथी पढ़ेंगे, आज मेरा साथ आप लोग दीजिए, क्योंकि मैं भी जगना चाहता हूँ आपकी तरह। तो श्वेता जी जरा सवाल पढ़िए, तो पहला सवाल इस जैसे पढ़ सकते हैं पढ़िए। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो बढ़िया से एक चाय वाय बना लीजिए और बैठ जाइए किसी ऐसी जगह में जहाँ पर मैं बैठा हूँ। देखिए घर वाले सब सो रहे हैं, लेकिन किसी को डिस्टरबेंस नहीं है, पूरा मतलब साउंड प्रूफ रूम है, किसी को कोई प्रकार की भी दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो वैसा बैठ जाइए, नहीं तो आप पढ़िए श्वेता जी, कुछ लोग तो पढ़ सकते। एसी एसीआई है या सीएल है सर? कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, एसीआई shall pay compensation to the complainant if the CI has failed to send update credit information to the CIC by making an appropriate correction or addition or otherwise within dash calendar days of being informed by the complaint or a CIC। जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं और कस्टमर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसको सीआईसीज कहते हैं, सीआईसीज हैं, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिबिल हैं, क्रीफाई मार्क्स हैं, एक्सपीरियन है, और क्या है आपका इक्विफैक्स है। यहाँ पर बोला गया है बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला गया है कि जो भी करेक्शन है, अगर कोई कस्टमर ने अपने रिपेमेंट कर दिया, तो जो बैंक है वो कितने दिनों में सीआईसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए उस करेक्शन के लिए? 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज। 21 days। तो ये रिसेंट अपडेट हुआ है, जो मैंने बीच में चर्चा किया होगा या आप लोग पढ़े होंगे। ये अक्टूबर 2023 में चेंज हुआ है, ये है अब 21 डेज। मतलब जो भी करेक्शन करना है सीआईसीज में पेमेंट के बाद अपडेट करना है, क्योंकि ये रेगुलर प्रक्रिया है रीपेमेंट के आधार पर, वो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीआईसीज को 21 डेज में इन्फॉर्म कर देने चाहिए। बराबर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। विप्लव जी पढ़िए, पढ़ पाएंगे? कोई साथी, एक आध साथी साथ दीजिए, श्रद्धा जी, कोई तो मतलब अगर कंफर्टेबल होंगे तब पढ़ पाएंगे, अदरवाइज कहाँ पढ़ पाएंगे? कोई पढ़ पाएंगे? सर नहीं Complainant पढ़ती हूँ। shall be पढ़ी पढ़ी विप्लव जी complainant पढ़ी। shall be entitled to a compensation of up to rupees per calendar day in case of their complaint is not resolved within a period of 30 calendar days from the date of the initial filing of the complaint by the complainant with the CICIC। वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये एक बार जिक्र किया था, और वो जिक्र जो है उसकी फिक्र कितनी है, हमारे साथी चैट बॉक्स में जवाब दे दिए। कह रहे हैं कि 21 दिन के अंदर बैंक को सीआईसी को इन्फॉर्म करना है कस्टमर के रीपेमेंट को अपडेट करने के लिए सीआईसी में। अगर वो रीपेमेंट अपडेट नहीं हुआ और कस्टमर कंप्लेंट करता है, तो कस्टमर के कंप्लेंट को 30 दिनों में रिजॉल्व करना है। अगर 30 दिनों में रिजॉल्व नहीं हुआ, तो जो डिलेड पीरियड है उसके लिए पर डे 100 रुपीज कंपनसेशन देना पड़ेगा, पर डे 100 रुपीज कंपनसेशन। वाह, ठीक है श्वेता जी। हम्म। ठीक है सर। और देखो कितना अच्छा ग्राफिक्स बनाए हूँ आप लोगों के लिए, है ना? जी सर। ताकि ना आप लोग भी जगे रहो। पिछले संडे को आपने इंटरव्यू के समय जिक्र किया था। वाह, ये हुई ना बात। इन्होंने देखो जय श्री राम रख दिया आपने ना, बहुत बढ़िया। आपका जरूर होगा काम, क्योंकि आपने रख दिया अपना नाम जय श्री राम। क्या बात है। और हमने भी ऐसा कम थोड़ी ना किया, हमने भी किया आपके लिए बेहतरीन इंतजाम। जय श्री राम। हम्म।
तो यहाँ पर देखो कि 100 रुपये कंपनसेशन है। कॉन्सेप्ट को समझिए। रीपेमेंट को 21 दिन में आपको देना है, जो सीआईसी को। बैंक की जवाबदारी, सीआईसी अपडेट करने की जवाबदारी सीआईसी की है, और बैंक की भी प्राइमरी जवाबदारी होती है उनके साथ टेकअप करने के लिए। अब मान लीजिए 21 दिन में अपडेट इंफॉर्मेशन बैंक ने देना होता है, और अगर सीआईसी अपडेट नहीं हुआ, कस्टमर कंप्लेंट किया, तो कस्टमर की कंप्लेंट से 30 डेज के अंदर रिजॉल्व नहीं हुआ, सीआईसी अपडेट नहीं हुआ, तो डिलेड पीरियड के लिए 100 रुपीज़ पर डे आपका कंपनसेशन है। कॉन्सेप्ट ये है। पहले क्या था, सीआईसी को अपडेट करने के लिए 30 डेज का समय था, लेकिन उसको 21 डेज किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बैंक मस्ट गेट ए रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट साइंड बाय देयर कस्टमर बाय व्हिच डेट एज पर द आरबीआई गाइडलाइन इशूड इन अगस्त 2021। जरा फटाफट हमारे साथी जरा बता दें कि रिवाइज गाइडलाइन नंबर जो आया 31। था, इसमें जो एग्रीमेंट है वो कब तक ले लेना है लॉकर का? कब तक ले थर्टी लेना वन है? दिसंबर सर। वाह, बहुत बढ़िया। 31 दिसंबर 2023 तक ले लेना था, जो रिवाइज गाइडलाइन थे। लॉकर का एक मॉडल पॉलिसी किया गया, जिसमें से कंपनसेशन और लॉकर के ऑपरेशन, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में परिवर्तन किए गए। टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज किए गए हैं, ताकि अगर लॉकर में कोई सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है तो कंपनसेशन किस तरह से पे किया जाएगा। जो उसका रेंट है उसका 100 टाइम मैक्सिमम कंपनसेशन होगा। ये जो एग्रीमेंट साइन करके सभी कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया था कि आपको दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट करना है। ये जो है गाइडलाइन, रिवाइज गाइडलाइन 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये मॉडल एग्रीमेंट जो लिया गया साइन के लिए, ये 31 दिसंबर 2023 तक समय दिया गया। अब इसमें बीच में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आया था। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के लिए ये कहा गया था कि उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी होगा वो बैंक पे करेगा, बैंक पे करेगा। इतना बस जान लीजिए, बाकी डेट जो है ये है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। टू फेलिसिटेट द आर्टिसन वर्क अंडर प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड्स ए मॉनिटरी अमाउंट ऑफ हाउ मच रुपीज टू परचेज द एडवांस टूल किट असिस्टेंट एंड डिवाइसेस। एक 50। बहुत ही पॉपुलर सीरीज की योजना है, जो आपके कल के पूछे जाने के लिए हैं। इसमें एक टूल किट इंसेंटिव दिया जाता है। टूल किट इंसेंटिव जो अमाउंट है, किसी पीपीटी में जिक्र करना रह गया होगा 1500 रुपये का, लेकिन वो हमारे साथी टैग कर रहे थे, और वो 1500 नहीं है, वो टूल किट की राशि जो है वो 15,000 है ना श्वेता जी? आपने कुछ बोला? जी सर, 15,000। 15,000 है, बहुत बढ़िया। वैसे काफ़ी साथी जगह है ना, चाय वाय की व्यवस्था कर दी जाए, है ना? चलिए, तो ये हुई ना, संगीता जी को देते हैं जिम्मेदारी। संगीता जी, चाय हो जाए अब तो। वाह, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विथ इफेक्ट फ्रॉम September 1st 2021 एन इंसेंटिव ऑफ हाउ मच रुपीज पर बैग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन instead of rupees 25 as earlier will be paid on the basis of net withdrawal from the currency chest without waiting for the claims from the bank। 65 अगर रुपीज। अगर करेंसी चेस्ट से कोई भी अगर बैग उठा लेता है कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक कहता है उसको उसके नेट विड्रॉल पर बैग के हिसाब से इंसेंटिव का प्रावधान है। जो पहले 25 रुपये था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं, 65 रुपये कर दिया गया। अगर इससे ज़्यादा भी किसी को मिलता है क्या? कोई साथी बता पाएंगे इससे ज़्यादा भी किसी को मिलता है? 65 रुपये से ज़्यादा किसी को मिलेगा? हाँ जी, संगीता जी, श्रद्धा जी हैं, और एक रश्मि जी हैं। ओके, दीपांकर जी। रूरल एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 75 रुपीज़ मिलेगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा। निरंजन कुमार निराला जी, वाह, बहुत बढ़िया। तो रूरल एरिया में अगर आप कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 रुपये प्रति बैग एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो रूरल एरिया में आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट है, क्योंकि रूरल एरिया मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर है, तो करेंसी चेस्ट से बैग लेके उतना पैसा ले जाना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ए पेनल्टी ऑफ रुपीज हाउ मच विल बी लेविड फॉर सच रॉन्ग रिपोर्टिंग एंड डिलेड रिपोर्टिंग वेयर करेंसी चेस्ट हैड नेट डिपॉजिट। मान लीजिए किसी करेंसी चेस्ट का लेन देन होता है, आज के डिपॉजिट आज के विड्रॉल, तो टोटल होता है नेट डिपॉजिट। तो चूंकि करेंसी चेस्ट आरबीआई का खजाना है, तो आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी होती है 7 बजे तक, 7 बजे से पहले। तो उसके लिए ई कुबेर पोर्टल में रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर रिपोर्टिंग नहीं किए तो एक पेनल्टी है। कितना पेनल्टी है श्वेता जी? पेनल्टी कितना है, अंदाजा लगाएं। 150,000। 50,000 है? जी बहुत सर। ज़्यादा नहीं हो गया 50,000? 50,000 ही सर। और 50,000 की पेनल्टी बताइए रिपोर्टिंग में, और हमने मतलब रॉन्ग रिपोर्टिंग अगर कर दी गई। रॉन्ग रिपोर्टिंग का मतलब अगर नेट डिपॉजिट है तो उसको विड्रॉल में कहीं दिखा दिया या डिलेड रिपोर्टिंग कर दिया 7 बजे के बाद, या रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, तो उसकी फ्लैट पेनल्टी है, सीधे सीधे पेनल्टी है 50,000। और ये पेनल्टी कौन देगा श्वेता जी, ये पेनल्टी कौन भरेगा? तो सर बैंक। ऐसे तो बैंक के द्वारा ही भरा जाता है, बाकी फिर उसका मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। हाँ, बैंक अच्छा। का क्या होता है, आरबीआई जैसे ही पेनल्टी लेता है तो बैंक का एक उसमें मिरर अकाउंट होता है, मिरर अकाउंट डेबिट करके आरबीआई ले लेता है, जो आपके मेन ब्रांच या करेंसी चेस्ट से लिंक्ड ब्रांच में डेबिट हो जाता है आपका करंट अकाउंट। फिर या उस अकाउंट से आपका जो बीजीएल अकाउंट डेबिट हो जाता है। फिर बाद में आपको 30 डेज के अंदर उस एंट्री को लिक्विडेट करना होता है। हालांकि पॉलिसी में लिखा है कि इमीडिएट वसूली हो जानी चाहिए, इमीडिएट वसूली हो जानी चाहिए, लेकिन सामान्यतः बैंक के इंटरनल अकाउंट में 30 दिन के अंदर उसको रिकवर कर लिया जाता है। अन्यथा स्टाफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है शुरू की जाती है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर एजेंसी बैंक एग्रीमेंट आरबीआई पेज एजेंसी कमीशन ऑन द पेंशन पेमेंट टू द बैंक। बैंकों को अपना काम करने के साथ साथ आरबीआई के भी एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है, जिसके तहत गवर्नमेंट के जो बिजनेस होते हैं, गवर्नमेंट के बिजनेस करने पर उनको कमीशन मिलता है आरबीआई के द्वारा। तो अगर बैंक पेंशन पेमेंट करता है पर ट्रांजेक्शन, तो कितना रुपए का कमीशन है, ये बात कही गई है। सभी साथी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ सवाल रखे हैं, क्योंकि ये सवाल पॉपुलर सीरीज का सवाल है। 75 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। सर अब जरा बताइए, 9 रुपए पर ट्रांजेक्शन का कमीशन बैंकों को किस पर मिलता है? सर किस ई पर मिलता है? रिसिप्ट करके है कुछ, ई रिसिप्ट। अगर बैंक भारत सरकार का कोई भी डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक मोड पे लेता है, तो श्रद्धा जी देखो है ना, बोल रही इलेक्ट्रॉनिक रूप के रूप में लेता है तो 9 रुपए पर ट्रांजेक्शन। और 40 रुपए कैसे मिलता है, 40 रुपए पर ट्रांजेक्शन? पेपर पेपर में लेने पे, पेपर नहीं, पेपर ट्रांजेक्शन अगर पे जाके। आपकी ब्रांच में आके कोई जमा करता है, जी फिजिकल रिसिप्ट है। ट्रांजेक्शन। जैसे जी सर। जैसे कि टैक्स जमा करने आता है चालान में ना, तो टैक्स जमा करने आता है तो आपके पास आएगा तो 3 कॉपी आप देंगे, एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी डायरेक्ट इनकम टैक्स को भेजेंगे, 2 कॉपी उसको देंगे ताकि वो चालान दिखाएगा, सब में जनरल नंबर रहेगा। तो ये क्या है, फिजिकल रिसिट है तो 40 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिसिट है तो 9 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, 75 रुपीज है तो पेंशन का है पर ट्रांजेक्शन। और एक होता है अदर जो पेमेंट्स हैं, उनके लिए कितना है, 6.5 पैसे पर 100। तो 65 रुपीज, ये पर ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे उसको, वो पर 100 के आधार पर जो है 6.50 पैसे पर 100 के आधार पर कमीशन दिए जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ऑल लोन्स अंडर RIF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल हैव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू ए लिमिट ऑफ हाउ मच रुपीज प्रोवाइडेड विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। RIF जो फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें बिना कोलेटरल के कितने रुपए के ऋण प्रदान किए जाते हैं, और ऐसे ऋण पर इंटरेस्ट सबवेंशन 3% है। सामान्यतः इंटरेस्ट सबवेंशन जो है यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि
भारत सरकार चाहती है कि जिस तरह शहरी और एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, ठीक उसी तरह रूरल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो इसके लिए कितने रुपए के फाइनेंस जो हैं विदाउट कोलेटरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फैसिलिटी के तहत दिए जा सकते हैं, जिसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। और आपके उत्तर हैं 2 करोड़। कितना है? 2 करोड़। 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ नहीं है। 5 करोड़ तो इसमें बिल्कुल नहीं। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो आपका रिसेंट स्कीम्स है, पिछले साल से काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये RIF फंड। तो ये हायर स्केल में पूछा जा सकता है, हायर स्केल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ KCC लोन अप टू ₹3 lakhs प्रोवाइडेड टू द फॉर्मर एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट। कि जो फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन का परसेंटेज कितना है? अगर किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है किसानों को 3 लाख रुपए तक के, तो 7% के ब्याज दर से दिया जाता है लोन, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है? तो श्रद्धा जी बोल रहे हैं 3%। 3% कैसे होगा, श्वेता जी बताइए जरा, कुछ याद आ सर, रहा बैंक के लिए 1.50 सब मेंशन आता है और कस्टमर को 3% मिलता है। है? प्रॉम्प्ट रिपेमेंट की बात कहीं आएगी तो जी थ्री जी जी। परसेंट लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट सबवेंशन की बात जी सीधी जी, पूछी वन गई, पॉइंट तो फाइव इंटरेस्ट जीरो सबवेंशन क्या होगा आपका? 1.50। 1.5%। है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? बिल्कुल नहीं सर। राम त्रिपुरा, अरे वाह, इनका नाम ही त्रिपुरा है। हाँ जी, राम त्रिपुरा जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? मैं तो बातें करने आ जाता हूँ वैसे तो। हम्म। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन है तो 1.50%, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट होगा तो 3%। अगर बोरोवर को कितने परसेंट इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, 7% पर प्रोवाइडेड है। अमाउंट की सीलिंग पूछी जाए तो 3 lakhs। कितने सारे सवालों के जवाब एक ही सवाल में हैं। सर इसी में शायद वो जो हस्बेंड्री के लिए देते हैं तो 2 लाख है ना सर, अमाउंट। जय श्री राम जी बोले, अब नींद किसे, अब चैन कहाँ, अब दिन कैसा, अब रैन कैसा, रैन कहाँ, ऐसे बोल रहे हैं कल से सोएंगे सर, बोल रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ, क्या बोल रहे हैं श्वेता जी? सर इसी में एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पे शायद 2 लाख रुपए है ना। देखो, एनिमल हस्बेंड्री का जो अमाउंट है वो 2 लाख है, और उसका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी 1.50% है 23-24 के लिए, फाइनेंशियल, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। पहले वो इंटरेस्ट सबवेंशन उसका 2% था। उसका भी अगर इंटरेस्ट सबवेंशन आएगा, तो पहले किसी वीडियो में मैंने 2% बताया होगा, लेकिन अभी अगर उसका भी आए तो 1.50% कर दीजिएगा एनिमल हस्बेंड्री का। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री का जो लोन अमाउंट है वो 2 lakhs होगा, और क्रॉप लोन का आएगा KCC का तो 3 lakhs होगा। ठीक है। ओके सर। ओके। और अगर RIF में आएगा इंटरेस्ट सबवेंशन तो 3%। The pen will be inoperative for the users who have failed to link their PAN card with Aadhaar from which date? 31st March 2023, 30th April 2023, 1st July, 30th September 2023। तो कई बार चर्चा चर्चा में हम लोग कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि बैंकिंग बहुत ही ना चेंजिंग इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। तो जब बताए होंगे उस समय वो सही रहा होगा, क्योंकि 31 मार्च तक का समय दिया था कि आप पैन को आधार से लिंक कर दीजिए। फिर उसको 1 महीना बढ़ाया गया, फिर उसको 30 जून तक बढ़ाया गया कि भाई कुछ पेनल्टी देके, 1000 पेनल्टी देके 30 जून तक कर लो। लेकिन 1 जुलाई के बाद आपका इनऑपरेटिव पेन हो जाएगा। 1 जुलाई जो है इसका टाइम था, 1 जुलाई के से ऐसे पेन्स को इनऑपरेटिव पेन डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो जो इनऑपरेटिव पेन है जिनमें लिंक नहीं है, गवर्नमेंट से बैंकों को मिल गए। अब वो अभी अभी आपको मिल रहे हैं लिस्ट कि ये जो अकाउंट्स हैं इन्होंने आधार लिंक नहीं किया, जो इनऑपरेटिव हैं, तो इनका TDS जो है अट्रैक्ट होगा। किस रेट पर TDS अट्रैक्ट होगा? उनके इंटरेस्ट पेमेंट पर ट्वेंटी जिनका परसेंट इनऑपरेटिव पेन है 20%। तो पहले 10% कट के चालान से जमा हो चुका है, अभी उनमें TDS डिफॉल्ट आया है। क्या आया है? TDS डिफॉल्ट। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और वो डिपॉजिट रखे हैं, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं,
तो 1 जुलाई के बाद इनका पैन इनऑपरेटिव हो गया। उस समय तक जो भी टीडीएस भेजा गया, डिफरेंस अमाउंट काट के आपको भेजना है। अगर उसके खाते में पैसा नहीं है तो उससे वसूलना है, ये एक जिम्मेदारी आपको दे दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो इसको बोलते हैं टीडीएस डिफॉल्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट Amendment Rules 2015, Rule number 9. Every reporting entity shall within how many days after the commencement of account-based relationship with a client file the electronic copy of the client KYC records with the Central KYC Record Registry. वाह, ये हुई ना बात। बात ये कही गई है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अमेंडमेंट रूल 2015 में आया था, इसमें कहा गया कि जैसे ही आप किसी कस्टमर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका संबंध स्थापित करता है या उसको स्वीकार करता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के आधार पर, तो केवाईसी वेरिफिकेशन करता है। तो उस केवाईसी वेरिफिकेशन का जो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री है, उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दर्ज हो जाना चाहिए सी केवाईसी के रूप में। सी केवाईसी के रूप में वो कितने दिनों में? दीपांकर जी बोल रहे हैं। दीपांकर जी, कौन सा बैंक है आपका? श्वेता मिश्रा जी बोल रहे हैं ए। श्वेता मिश्रा जी, फास्ट है आपका तो, है ना? लेकिन यहाँ पर दस सर दिन का शायद। समय, 10 दिन का टाइम है। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोला गया है कि जैसे ही आप खाता धारक का खाता खोलते हैं तो 10 दिनों के अंदर CKYC नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कई बार आपने पेपर में पढ़ा भी होगा कि KYC की वजह से उस बैंक को पेनल्टी, इस बैंक को पेनल्टी, है ना? ये है। और जय श्री राम जी बोल रहे हैं 10 दिन का नियमानुसार है सर, लेकिन हम लोग जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए श्वेता जी ना 3 दिन का लिखे हैं। तो हाँ सर, हमने पढ़ा था 3 दिन का हम लोग के उसमें पॉलिसी में। आपके पॉलिसी में ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी भेज दो, 3 दिन में आप भेज देते होंगे आपके हेड ऑफिस, शायद ये होगा पॉलिसी के SOP में। ठीक है। तो कई बैंकों में 5 दिन भी है, लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन में आएगा तो 10 डेज लिखना पड़ेगा शब्द सा। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। लोन अप टू हाउ मच रुपीज पर बोरोइंग एंटिटीज टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज undertaking farming with the assured marketing of their produce at predetermined price। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, अगर किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया जाता है इस घोषणा के साथ कि वो उनके साथ जो किसान जुड़े हैं उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, तो कितने रुपए तक के जो लोन होंगे प्रियॉरिटी सेक्टर के हिस्सा होंगे, ये बात कही गई है। थोड़ा क्वेश्चन को मैं पूरा कर दिया, एग्जामिनेशन में तो पूरा ही आएगा। ठीक है। कि हमारे साथी जो हैं फटाफट आंसर दे दीजिए जरा। क्या है? CCC। जहां भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आएगा वहां पर 5 करोड़ को टिक लगा दीजिएगा, बाकी देखा जाएगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे किसानों का जैसे बोलते हैं ना संगठन से समृद्धि, तो ये संगठन से समृद्धि वाले हैं कि किसानों को इकट्ठा करिए, 100 किसान इकट्ठा होकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। ऐसे किसान जो प्रोड्यूस करते हैं, खेती करते हैं, उनको इकट्ठा कर लिए। होता क्या है, ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके ही जो किसान हैं उनके उपज को खरीद लेते हैं। अब खरीदेंगे कैसे, उनके पास तो पैसा है नहीं। तो वो जो बैंक से लोन लेते हैं, उनको उनके फसल का दाम दे देते हैं। फिर उस फसल को ये स्टोर करके दूसरी जगह बेच देते हैं, मार्केट में, मंडी में, APMC में या इनाम में बेचते हैं जहाँ पर रेट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर है 5 करोड़। अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आई तो भी 5 करोड़ होता। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बैंक विल ऑफर हाउ मच ओवरड्राफ्ट टू वेरीफाइड वुमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैविंग प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना PMJDY मेरा खाता भाग्य विधाता अकाउंट टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स विदाउट इंसिस्टिंग ऑन सिक्योरिटी एंड यूज। यहाँ पर बोला गया है वेरीफाइड वुमेन SHG
अगर ग्रुप है तो उस वेरीफाइड वुमेन एसएचजी ग्रुप के सभी मेंबर्स को कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाता है, ताकि वो अपने क्रेडिट नीड्स को फुलफिल कर सकें बिना किसी सिक्योरिटी के या बिना किसी एंड यूज के। एंड यूज का मतलब होता है जो पैसा लेके जाएंगे वो बताएंगे कि वो किसका किया क्या, और पैसा लेने से पहले ये बताएंगे कि इन्होंने इसको किस लिए पैसे चाहिए। तो ये पूछा गया है। जय श्री राम जी। वाह वाह, ये तो अपना नाम ही बदल दिए, तो इनका तो गलत हो ही नहीं सकता, इनका तो सब सारे सही हो जाएंगे कल। हैं, इन्होंने तो सब भगवान का नाम लेके, वो जैसे ना पत्थर में नाम लिख दिए श्री राम जी, तैर तैर के पहुंच जाएंगे ये तो। तो ये जो हमारे साथी 2,000 लिख रहे हैं, 5,000 लिख रहे हैं, 10,000 लिख रहे हैं, जिन्होंने भी 5,000 लिखा उनका सही है ना श्वेता जी। 2,000 रुपये का आंसर कब सही होगा आप बताइए, कब सही होगा? कल एग्जामिनेशन में सवाल आएगा तो 2,000 कब सही होगा? अगर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हसल फ्री ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। हसल फ्री का मतलब है कि मांगा तो दे दिए, ठीक है ना जी, मांगा तो दे दिए, इसको बोलते हैं हसल फ्री, कोई सवाल नहीं, ठीक है, तो इसको हसल फ्री बोलेंगे। तो असल फ्री अगर है तो 2,000। 5,000 उत्तर कब होगा? जब वेरीफाइड वुमेन एसएचजी की बात आई। वेरीफाइड वुमेन एसएचजी में सभी जो उनके खाते मेंबर हैं उनको 5,000 की ओवरड्राफ्ट मिलती है उनके जनधन खातों में। एक और बेनिफिट इनको मिलता है, इस ग्रुप के किसी जो एक ग्रेजुएट सदस्य को 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन भी मिलता है। 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन भी मिलता है। तो 5,000 का इसका उत्तर सही होगा, और 10,000 भी उत्तर सही होगा। 10,000 का उत्तर तब होगा जब मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पूछा जाएगा, तो 10,000 भी इसका आंसर सही होगा। अच्छा, पीएमजेडीवाई के लिए जो एज लिमिट है वो कितना है, जरा टाइप करके लिख दीजिए मेरे साथियों। एज लिमिट कितना है? मिनिमम 18, मैक्सिमम लिख दीजिए। मैक्सिमम है 65 साल। पहले ये 60 साल था, जिसे बढ़ाकर श्रद्धा जी ने 65 कर दिया। श्रद्धा जी कौन से बैंक से हैं आप? आपकी सर श्रद्धा मध्यांचल है ग्रामीण बैंक। हिमाचल ग्रामीण बैंक। नहीं सर, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। अरे वाह, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सब एकदम मध्य में हैं सब लोग, है ना, सब जी इंटेलिजेंट सर। लोग इधर ही हैं। तो सब लोग का मीटअप कराऊंगा मैं भोपाल में, ठीक है? भोपाल में बिल्कुल। श्यामला हिल्स में आना सब लोग, सबको मैं खाना खिलाऊंगा बढ़िया सा, है ना। जी सर। पास हो जाएंगे तो सबको आपको ना एक बेहतरीन जो है आपको क्लास दूंगा कि एग्जाम के अलावा भी हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। जी हम सर। धरती पर किस लाए हैं उस पर क्लास दूंगा, फिर खाना खिलाऊंगा, फिर अपने अपने घर चले जाना। सब तो नहीं आसपास ही सर, होंगे ना? बिल्कुल आइए सर, आपका स्वागत है। भोपाल के आसपास ही है ना आप लोग? हाँ सर, अभी तो सागर में है। ओके, तो मैं आऊँ भोपाल कि आप लोग आएंगे? सर आप आ जाइए, हम आ जाए। अच्छा, चलो मैं तो सागर आ जाइए सर। सागर आएंगे, ठीक हाँ बात। सर, सागर में हेड ऑफिस है तो वहाँ पे सब लोग, कब क्या, कल एग्जाम भी वहीं पे है सर। अच्छा, कल नहीं आएंगे हम, थोड़ा बाद में आएंगे आराम से, है जी। ना, जब आपका सब चीज़ अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, मुहूर्त होता है, तो उसमें आएंगे, है यस ना। सर। जी वैसे मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, मध्य प्रदेश में ही हूँ, तो इसलिए मुझे आप लोगों से ज़्यादा लगाव है। तो पिछली बार यस तो सर। यहाँ आए थे आपके साथ ही, इस बार अब जब आप लोग प्रमोट हो जाएंगे तो आप लोगों को बुलाऊंगा। जी सर। मैं भी आ जाऊं भोपाल, मैं भोपाल में ही हूँ, है ना। चलिए, ये हुई ना बात। बैंक जो है 10,000 का मैक्सिमम ओडी, और आपका 5,000 का वेरीफाइड वुमेन एसएचजी में पॉपुलर सीरीज का सवाल है। वाह, ये सवाल देखिए शानदार आपके लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर एंड पार्टनरशिप फर्म फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड अलाइड एक्टिविटी अंडर प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? वाह वाह वाह, इसका वीडियो डाल दीजिएगा, मॉर्निंग में देख लूंगा, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ना भी रास्ते में हैं। हम्म। रास्ते का पत्थर
किस्मत ने मुझे बना दिया। वाह, लेकिन हमें कोई ठोकर नहीं मार पाएगा क्योंकि हम मजबूत हैं। हम्म। तो मैक्सिमम लोन जो है कॉरपोरेट फार्मर को कितना है? सब लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चर में 75 लाख बोल रहे हैं। हाँ जी मयंक सोनी जी, आराम से पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए एकदम। अब तो हो ही गया, अभी क्या सोना, थोड़ी देर में 1 घंटा सोएगा और फ्रेश नजर आएगा। जैसे ना आप जानते हैं ना श्वेता जी, जब कहीं हम लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो पावर नैप ले लेते हैं। जैसे स्टेशन में बैठे बैठे नींद आ गई ना, तो ऐसा थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं, फिर नींद खुलती तो ऐसा लगता है वाह अभी तो मैं पूरी एकदम जग गया, एकदम फ्रेश हो गया। ठीक उसी तरह की नींद ले लीजिए। माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बस। और डिस्टर्ब होए तो मुझे डिस्टर्ब कर देना, फिर देखते हैं हम कैसे डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम लोन जो होगा कॉरपोरेट के लिए वो होगा 2 करोड़। वाह महिमा जी, क्या महिमा है आपकी, आपने तो हम गरिमा बढ़ा देंगे कल एग्जामिनेशन में। महिमा जी बोलेंगे हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ सवाल चाहिए, हम सीधे सीधे सवालों का जवाब कर देंगे, है ना। और सर ने पढ़ाया इसलिए सर को लाजवाब कर देंगे। वाह ये हुई ना बात। और हमको किसी बगीचे में ले चलो, सारे फूलों को गुलाब कर देंगे। वाह 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 महिमा जी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2 करोड़ जो है इसका लिमिट है। नॉर्मली नॉर्मली फॉर्म एग्रीकल्चर में कोई लिमिट नहीं है, नीड बेस है। जितना किसान मांगता है उतना दे देंगे, सब्जेक्ट टू द फाइनेंस, स्केल ऑफ फाइनेंस। कुछ देर में जो है, मैं क्या बोल रहे हैं आधा, कुछ देर में कौवा बोलेगा सर, कौवा बोले कौवा बोलेगा, अच्छा मतलब टाइम हो गया उनका ना, इसलिए बोल रहे हूँ। तो मैक्सिमम जो है फॉर्म एग्रीकल्चर में कोई मैक्सिमम उसका सीलिंग नहीं है। लेकिन जहाँ कॉरपोरेट फार्मर आ जाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म आ जाते हैं, वहाँ 2 करोड़। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं वहाँ 5 करोड़। आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाते हैं 5 करोड़। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है 100 करोड़। एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग आ जाता है 100 करोड़। और अगर वेयर हाउस रिसीट आ जाता है तो 75 लाख। कॉरपोरेट कस्टमर फॉर्मर आ जाता है 2 करोड़। अदरवाइज सामान्य कस्टमर के लिए कोई लिमिट नहीं। ठीक है। सर ठीक है। उसमें एक 50 लाख जो होता है वो किस चीज के लिए होता है? 50 लाख होता है जो नॉन निगोशिएबल, जो वेयर हाउस रिसीट होता है उसके लिए। एक होता है ई सर एंड उसके लिए तो 75 लाख होता है ना? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर हाउस जो होता है ना, उसमें 75 लाख है। ये लिमिट पहले 50 लाख था, तो आप 50 लाख को तो अभी भूल ही जाइए। इसमें रिवाइज गाइडलाइन ये बोला कि अगर कोई किसान अभी खेती किया है, खेती करके फसल अभी आया है, फसल को तुरंत तुरंत बेचेगा तो उसका रेट कम होगा। किसान चाहता है कि उस फसल को थोड़ी देर रोक ले, तो वो क्या करता है अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रख देता है। वेयर हाउस में रखने के बाद उसकी जो रिसीट है बैंक में ला के देता है कि मुझे पैसा दे दीजिए, इस रिसीट के अगेंस्ट 12 महीने में चुका दूंगा। तो वो रिसीट अगर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है तो 75 लाख। अगर वो रिसीट इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि हम उसको ऑनलाइन कहीं भी सेल नहीं कर सकते, उसका निगोशिएशन उस पे उसको बेच नहीं सकते, तो उसमें 50 लाख है। ठीक है, क्लियर है। इफ अदर वेयर हाउस रिसीप्ट है तो 50 लाख, ENWR है तो 75 लाख। ये हमारे महिमा सरोतिया जी का जवाब है। ठीक है, और जी उनका सर। जवाब है तो फिर महिमा है उनकी, उनकी एक अलग गरिमा है ना। और उनकी एक सीमा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई। अब अगला सवाल, डिपॉजिट अंडर RIDF इज क्लासिफाइड अंडर विच एग्रीकल्चर प्रियोरिटी सेक्टर एक्टिविटी। क्या होता है, हमको एक बाध्यता है, हमको एक टारगेट पूरा करना होता है कि प्रियोरिटी सेक्टर के टारगेट हमको पूरा करने हैं। अगर हम प्रियोरिटी सेक्टर के टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमको जो गैप है, जितना प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट दिया गया है उसका गैप है, उसको RIDF में रखना पड़ता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में।
तो ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको एग्रीकल्चर की किस कैटेगरी में रखा जाता है? देखिए, एग्रीकल्चर के 3 एडवांसेस होते हैं: फार्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी सर्विसेज। तो एंसिलरी सर्विसेज एक ऐसा जगह है जहां पर आरआईडीएफ को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आरआईडीएफ को। जितने भी साथी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं वो गलत है। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक ऐसा फंड बनाया है जो इसका कौन टेक केयर करता है बताओ? ये नाबार्ड है ना। तो ये जो भी बैंक है, जैसे आपको प्रायोरिटी सेक्टर का 75% अचीव करना है, आप लोग तो 90% अचीव कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अचीव नहीं कर पाए तो उतना डिफरेंस अमाउंट आरआईडीएफ में रखना होता है। और ये जो आरआईडीएफ का जो फंड है, ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कहाँ का हिस्सा जाएगा? ये एंसिलरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में दिखाया जाएगा। ठीक है। फॉर्म एग्रीकल्चर क्या होता है? किसानों को डायरेक्ट हम खेती करने के लिए अगर लोन देते हैं तो फॉर्म एग्रीकल्चर होगा। एलाइड एक्टिविटी के लिए देते हैं तो होगा, या वेयर हाउस के लिए देते हैं तो होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रूरल गोडाउन, मार्केट यार्ड, है ना, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। या सॉइल कंजर्वेशन है। और एंसिलरी सर्विसेज में क्या होता है? जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को है, जो सीधे खेती करते हैं, फसल पैदा करते हैं, उनको फार्म एग्रीकल्चर। जो फसल पैदा करने में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे अ, फसल पैदा हो गया तो उसको रखेंगे कहाँ, या पहले ही खाद जो मुद्रा जो मिट्टी को ठीक करना है उसको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एंसिलरी सर्विसेज ऐसे जो खेती नहीं करते लेकिन खेती करने वाले लोगों को मदद करते हैं, उनको एंसिलरी एक्टिविटी कहते हैं। या खेती से निकला हुआ जो फसल है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उनको एंसिलरी एक्टिविटी कहते हैं। चलिए अगला है, नो मार्जिन एंड नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। बताइए जरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर लोन देना है तो कोई भी कोलेटरल, कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। कितने रुपए तक? 25,000, 1 लाख, 1,60,000, 3 लाख। वाह, ये हुई ना बहुत बढ़िया बात। एग्रीकल्चर का ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, सभी साथी होनहार हैं, सभी जानते हैं। 1,60,000 इसकी एक लिमिट है, जहां तक हमें किसी प्रकार का नो मार्जिन, नो कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई प्रभार दर्ज हम नहीं करते उसके एग्रीकल्चर में। अगर कोई 1,60,000 तक का लोन लेता है तो उसके लैंड का हम लोग जो भूइयां पोर्टल में जाके प्रभार दर्ज नहीं करते। पहले ये लिमिट 1 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 1,60,000 किया। जब से 1,60,000 किया तब से ये सवाल हर एग्जामिनेशन में आता है, जिसका जवाब आपको आता है और सबके मन को भाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द रिवॉल्विंग फंड असिस्टेंट अंडर रिवाइज्ड टे एनआरएलएम स्कीम्स? जब भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, सब रिवाइज जो जो हैं वो पूछी जाएंगी। तो रिवाइज रिवॉल्विंग फंड का अमाउंट पूछा गया है। सामान्यतः पहले पूछा जाता था कितने मेंबर हैं, 10 से 20 ऐसे मेंबर। रिवॉल्विंग फंड पूछा जाता है, फिर सैंक्शन लिमिट पूछा जाता है, क्रेडिट लिंकेज पूछा जाता है, फिर आपको वो पूछा जाता है इसका पंचसूत्र। तो आप लोग सभी इतने बार पढ़े हैं कि सभी जानते भी होंगे क्या क्या जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर हमारे साथी मजा आ गया बोल रहे हैं, वाह मजा आ रहा है, आज के क्वेश्चन में शानदार बोल रहे हैं, है ना। वाह, मजा तो हमेशा आना चाहिए, नहीं तो क्या ही मतलब। बोलते हैं ना, अब जाके हम मतलब क्या बोलते हैं, अब हम पे उनका नशा छा रहा है। वाह वाह करिए, फिर जागते रहिए बताते हैं। अब वाह हम वाह वाह वाह। अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं, क्योंकि अब हमें चलने में मजा आ रहा है। अब हमें चलने में मजा आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, कल सवाल आएगा तो ये चीजें आपके मन में आएंगी कि लाओ और लाओ और लाओ, मजा आ रहा है हमको, और सवाल दो। और ये जय श्री राम जी तो बोलेंगे अरे सवाल ही खत्म हो गए, बताइए हैं। अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं, क्योंकि अब हमें चलने में मजा आ रहा है। अब हमें चलने में मजा आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये रिवॉल्विंग फंड क्या है? 20,000 से लेके 30,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा लग रहा है कि कल एग्जामिनेशन में छप के आ जाएगा। पहले ये 10,000 से 15,000 था, जिसे 2 गुना बढ़ा दिया गया, और ये बहुत बड़ी रकम है रिवॉल्विंग फंड को सस्टेनेबल क्रेडिट लिंकेज तक पहुंचाने के लिए, कॉर्पस प्रदान करने के लिए।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट अंडर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर फॉर ग्रुप एक्टिविटी। अगर ग्रुप के रूप में कोई लोन लेने आते हैं तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये एक पॉपुलर स्कीम है। और एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर में ग्रुप के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट जो होगा हमारे साथी बता रहे हैं 1 करोड़। ठीक है महिमा जी, कौन सा बैंक है आपका? आपका बैंक का नाम क्या है? MGB, सारे MGB के हैं, है ना? वाह, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ना एग्री क्लिनिक है, एग्री बिजनेस सेंटर, ये एग्रीकल्चर के किस भाग में आएगा? एग्रीकल्चर के 3 भाग हैं, फॉर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी एक्टिविटीज। तो किस में आएगा बताइए? एंसिलरी एक्टिविटी में आएगा सर। आएगा, क्योंकि जो सीधे खेती करते हैं उनको फॉर्म एग्रीकल्चर बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं उनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो खेती कर रहे लोगों को मदद करने के लिए संयंत्र या खाद बीज ये सब करते हैं तो उनको एंसिलरी में। तो एंसिलरी में होगा। ग्रुप के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट का 1 करोड़। इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन आएगा तो उसके लिए कितना होगा? 20 लाख। कितना? 20 लाख सर। और 25 लाख किसके लिए होगा? सर हाईएस्ट सक्सेसफुल के लिए। ओके, हाईली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो 25 लाख। पर्सनल अगर इंडिविजुअल कोई लेता है मैक्सिमम प्रोजेक्ट का 20 लाख, और ग्रुप में आते हैं तो 1 करोड़। फिर इसकी सब्सिडी मैक्सिमम कितनी है जरा टाइप करके बता दीजिए या बोल के बता दीजिए। मैक्सिमम सर सब्सिडी SC ST के लिए 44%। 44%, यही मैक्सिमम। पूछ, क्योंकि हाईएस्ट वाला पार्ट है ना, चाहता है कि हाईएस्ट वाले चीज़ों को हम बताएं आपको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इन केस ऑफ MSME इंटरप्राइजेस नो कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन अप टू हाउ मच रुपीज? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में अगर लोन दे रहे हैं तो कितने रुपए के लोन तक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 5 करोड़? हमारे सभी साथी होनहार हैं, वाह, 10 लाख इसका सही उत्तर है। कि MSME इंटरप्राइजेस के लिए जो लोन देंगे उनमें 10 लाख तक के लोन में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बिना कोलेटरल के लोन हम दे सकते हैं। और अगर इसके ऊपर है तो बिना कोलेटरल के लोन देंगे तो कैसे देंगे? अगर इसके बैंक ऊपर है तो डिस्क्रिप्शन पे रहता है सर। जैसे 12 लाख रुपए लेने आ रहा है, तब हम बिना कोलेटरल के कैसे दे पाएंगे इनको? कौन सी इस योजना के साथ देंगे? CGT MSC। CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। बहुत बढ़िया। अब देखिए, नॉन कंप्लायंस विथ ऑपरेशनल गाइडलाइन बाय करेंसी चेस डिटेक्टेड बाय RBI ऑफिसर, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रुपीस ऑफ ईच इंस्टेंस ऑफ इरेगुलेटरी? वाह, ये हुई ना बात। सपोज RBI के ऑफिसर करेंसी चेस्ट को आए, करेंसी चेस्ट आने पर देखे यहाँ फ्रिस्किंग नहीं हो रहा है। फ्रिस्किंग मतलब क्या है श्वेता जी बताइए तो? फ्रिस्किंग मतलब? नहीं पता सर। नहीं पता? वैष्णो देवी गए हैं? नहीं गई हूँ सर। एयरपोर्ट वगैरह कहीं जाते हैं, फ्रिस्किंग होता है ना, चेकिंग होता है ना पूरा पूरा। ओके ओके ओके। तो करेंसी चेस्ट जैसे RBI का ऑफिसर, जैसे अभी मैं एक करेंसी चेस्ट मतलब गए थे तो RBI का ऑफिसर गए तो गार्ड ने उसको फ्रिस्किंग नहीं किया। तो फिर RBI का ऑफिसर बुलाए, तो बाद में हमने उसको रूट काज एनालिसिस किया। तो गार्ड बोलता है सर RBI के ऑफिसर हैं उनको कैसे चेकिंग करूंगा, मैं तो कार्ड वार्ड सब देख लिया बोले। बोले नहीं, कोई भी आए उनको फ्रिस्किंग करना है। तो चेकिंग, हाँ श्रद्धा जी बोल रहे हैं चेकिंग। श्रद्धा जी आवाज़ पहुंच रही है आप तक हमारी? ठीक यस ठीक। सर। ओके, बहुत बढ़िया। एक दो जने बातें करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यूं ही कट बिल्कुल। जाएगा सफर, ऐसा बोलते हैं ना, एक गाना है।
तो यहाँ पर देखो, हम कई साथियों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। करेंसी चेस्ट में अगर आरबीआई का ऑफिसर जाते हैं, ऑफिशियल्स, और कोई भी ऑपरेशनल गाइडलाइन में ब्रीच होता है, तो पहला इंस्टेंस में 5,000 रुपये, कितना, 5,000। फिर अगर रिपीट होगा तो 10,000 हो जाएगा, मान लीजिए फिर रिपीट हुआ तो अब 10,000 लगेगा एक गलती में भी। लेकिन पहले इंस्टेंस में रेगुलेटरी में 5,000 रुपये लगेगा। मान लीजिए सपोज फ्रिस्किंग नहीं हुआ तो 5,000 हो गया। फिर गया, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो 5,000 हो गया। लेकिन फिर रिपीटेटिव आ गया, अगली बार फिर वो आया, सपोज आज आरबीआई के ऑफिसर गए, आज देखे कि फ्रिस्किंग नहीं किया तो 5,000 हो गया। फिर सीसीटीवी नहीं चल रहा तो 5,000, दरवाजे खुले हैं तो 5,000 हो गया, ठीक। लेकिन अगले बार फिर आरबीआई का ऑफिसर विजिट आया और देखे कि इसमें फिर फ्रिस्किंग नहीं किया, तो अब 5,000 नहीं लगाएगा, अब कितना लगाएगा? रेखा जी बोल रहे हैं 10,000 लगाएगा सर। 10,000। ठीक है। वाह, रेखा जी बहुत दूर से हैं, बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए, हमारे साथियों को, सब खुश हो जाएंगे। त्रिपुरा से, त्रिपुरा से सर। त्रिपुरा से बोल रहे हैं, देखो रेखा जी ने चाय पिलाया था हमको, हम गए थे तो वहाँ, है ना। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत सम्मान मिला आपके उधर शहर में। एकदम अच्छी छोटा बात। सा प्यारा सा साफ सुथरा अच्छा है जगह, है ना। अगरतला। तो यहाँ पर है पेनल्टी, है आपका 5,000। सभी साथियों को मैं आशा करता हूँ कि सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। 5,000। अगली बात, अच्छा ये जो अगला मैं एक चीज इसी में से जुड़ा हुआ और बोल रहा हूँ। सपोज आपकी शाखा में कोई आरबीआई के ऑफिसर आते हैं और वो नोट बदलने की बात करते हैं कि ये नोट एक्सचेंज कर दीजिए, और अगर आप नोट एक्सचेंज नहीं करते हैं तो कितनी पेनल्टी होगी? नंदिता जी बताइए तो। 10,000, 10,000 सर। 10,000 लगी, वाह ये बहुत बढ़िया बता दिया आपने, हैं आप एकदम पढ़े हैं, है ना। आरबीआई पेनल्टी वाला मेरा सेशन पढ़े हैं लग रहा है ना नंदिता जी। जी सर, बहुत पहले 3 साल से पढ़ बोले रही हूँ। चाय पिलानी पड़ेगी आपको त्रिपुरा में, है ना। हम आएंगे आपका, चाय, चाय बचा हुआ है वहां पर, अच्छी चाय मिलती है वो। राजाबाड़ी है ना, राजाबाड़ी के पास। राजबाड़ी सर। राजबाड़ी, राजबाड़ी के पास। और हम्म, एक तो मंदिर है ना जिसका सीधे जो आपके उदयपुर में मंदिर है उससे मिलता है, सीधे सीधे गेट मिलता है, कौन सा लक्ष्मी मंदिर है? नारायण टेम्पल। हाँ वो मंदिर के बगल में है। कुल्हड़ वाली चाय अच्छी लगी वहां पर। कुल्हड़ वाली चाय पिया करो मेरे दोस्त, क्योंकि इस बहाने देश की मिट्टी को जो है आपको उसको महसूस करने का अवसर मिलता है। त्रिपुरेश्वर टेम्पल, हाँ वहाँ गए थे ना, त्रिपुरेश्वर टेम्पल। और यहाँ पर राजबाड़ी में एक टेम्पल है, दोनों का गेट सेम एंगल में सेम जगह में ऐसे मिलता है। वहाँ पर कॉर्नर में एक कुल्हड़ वाली चाय है, वहाँ चाय पिलाई थी। तो और बाकी साथियों का चाय बाकी है अभी। तो यहाँ पर क्या है, अगर शाखा में आरबीआई के ऑफिसर आते हैं और आरबीआई के ऑफिसर एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं, आप एक्सचेंज नहीं कर पाते हो, तो उसमें 10,000 की पेनल्टी है। और अगर 5 बार ऐसी गलती होती है तो 5 लाख की पेनल्टी। 5 ऐसे लगातार गलती आती है तो उस शाखा को 5 लाख के वायलेशन जो है उसका 5 लाख हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए कॉइन मांगता है, कॉइन नहीं देते हो, कॉइन है तो भी 10,000 का है, लेकिन ये करेंसी चेस्ट में ये वाले में 5,000 है, और सेकंड में करेंगे 10,000 है। चलिए अगला, डुप्लीकेट डीडी शुड बी इशूड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये बताइए जरा, डुप्लीकेट डीडी जो है वो कितने दिन में इशू करना पड़ेगा? डुप्लीकेट डीडी जो है सामान्यतः एक बार इशू किया जाता है, सामान्यतः जो है एक बार इशू किया जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें भी वो ब्लैक वाइट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाता है। तो सारे एप्लीकेशन इंडिमिनिटी वगैरह मिलने के बाद 14 दिनों में डीडी इशू कर दिया जाता है। और एक चीज भी है, पॉपुलर में पूछता है कि कितने नॉन पेमेंट एडवाइस चाहिए होगा, तो 5,000 रुपये तक का कोई डीडी है तो डुप्लीकेट डीडी इशू करने के लिए नॉन पेमेंट एडवाइस की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर है तो नॉन पेमेंट एडवाइस, लेकिन 14 दिनों के अंदर आपको जारी करना है। सेफ डिपॉजिट लॉकर आर गवर्न अंडर व्हिच एक्ट? सेफ डिपॉजिट लॉकर कौन से एक्ट के तहत गवर्न किए जाते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये कुछ कुछ एक्ट ट्रांसफर ऑफ होते हैं, प्रॉपर्टी। ये कुछ कुछ एक्ट हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन श्वेता जी को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो फिर इनकी बात कौन टाल सकते हैं बताइए। हमको तो मध्य प्रदेश में रहना है ना, फिर मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। सर आपने ही कंफ्यूजन दूर किया था। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है। एक दो स्लाइड में गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने मतलब जो मैडम लोग आते हैं वो थोड़ा नॉन बैंकर है ना, तो उतना हो सकता है टाइपिंग भी मिस्टेक हो गया, या ये जो ग्रीन सिलेक्शन पार्ट है ये भी इधर उधर हो गया होगा। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर में गवर्न होता है, और बैंकिंग के ऑपरेशन और नॉमिनेशन रिलेटेड जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी इसमें लागू होता है। लेकिन मेन जो गवर्न होता है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अगला सवाल, सेफ कस्टडी आर गवर्न अंडर व्हिच एक्ट? सेफ कस्टडी किस में गवर्न होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न होगा, ठीक है, ये मैंने उस दिन बताया था क्लियरली। तो सेफ कस्टडी आर गवर्न अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और पूछता हूँ, जो गारंटी है ना, गारंटी, तो गारंटी कौन से सेक्शन में गवर्न होता है? गारंटी, हेलो जी, गारंटी है ना, एक गारंटी देते हैं ना हम लोग, लेटर ऑफ गारंटी। श्रद्धा जी से पूछ लेते हैं। श्रद्धा जी गारंटी जानते हैं? गारंटी क्या है? यस सर। क्या है सवाल? एक बार बार आता है गारंटी का, अगर रिकॉल क्वेश्चन देखे होंगे तो कौन सा है थोड़ा बता दीजिए तो। श्रद्धा जी आपका नाम बहुत अच्छा है, आपके नाम से ही ना आइडिया वो नहीं है मेरे को। नैया पार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। वो हम लोग ये ना भवसागर के नैया पार करने के लिए धरती पर आए हैं, धरती पर तकलीफ पाने के लिए हमें भेजा गया है। हमारा नैया पार होगा श्रद्धा से, भक्ति से, शक्ति से। बताइए तो, ये जो गारंटी है, गारंटी क्या होता है? जब भी कोई तृतीय पक्ष किसी के हाँ लिए, सर, किसी के अगेंस्ट में गारंटी देता है, मतलब किसी के लोन को सिक्योर करने के लिए। हाँ, लोन की सियोरिटी के लिए गारंटी लेता है कि अगर वो लोन नहीं पटा पाए तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं ये लोन पटा दूंगा। इसको गारंटी कहते हैं। ये भी इंडियन यस कॉन्ट्रैक्ट सर। एक्ट में आता है। किस में आता है? इंडियन अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन एक्ट। 126। अभी सवाल में तो नहीं है, मैं अब चर्चा आई तो बता दिया। अंडर जी। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, मैं इसको माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंडरटेकिंग ऑफ ए पर्सन टू discharge the dues of the payment of loan by the third person is called guarantee। तो इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, जब वो डिफॉल्ट कर जाएगा तब। और जब ये गारंटर कोई लोन पटा देगा किसी प्रिंसिपल बोरोवर का, तो गारंटर के पास एक अधिकार आ जाता है। उस अधिकार का क्या नाम है? गार्निशी। गारनेसी। नहीं। ना 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 ना। अब्रो सर वसूली का पूरा अधिकार सब्रो चला जाता है उसके पास, वो पैसा प्रोगेशन उससे सर। वसूल सकता है। सर सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। सर। राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? सब्रोगेशन। देखो, बैंक को तो पैसा मिल गया, बैंक तो बढ़िया हो गया, बैंक ने लोन दिया था श्वेता जी को, और श्वेता जी का लोन श्रद्धा जी पटा दिए, क्योंकि श्रद्धा जी तो बोले कि सर दे दीजिए इनको, है ना। तो श्वेता जी नहीं पटा पाई, वो चली गई शिमला। तो फिर श्रद्धा जी ने पटा दिया। अब बैंक का हो गया क्लियर। लेकिन हुआ क्या कि जो श्रद्धा जी हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं श्वेता जी से कोर्ट केस में। तो जो अधिकार बैंक का था वो अधिकार चला गया श्रद्धा जी के पास, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट फॉर पीपीएफ स्कीम्स? तो 250 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कितना है मिनिमम अकाउंट फाइव ओपनिंग हंड्रेड फॉर्म? सर। मतलब अगर कोई पीपीएफ अकाउंट खोलता है तो अकाउंट ओपनिंग में ही 500 रुपये देना ही पड़ेगा। पहले ये कितना था? अभी रिसेंटली पहले कितना था? 1000 था सर। है 1000? ये अमीरों की बस्ती में रहती हैं श्वेता जी, है ना। ये ना देन सर कोविड, 100 होगा, 100 कोविड के होगा सर। समय 100 था, है ना रेखा जी। हाँ सर। 100 रुपीज था, लेकिन फिर अब कोविड का सब खत्म हो गया तो अब फिर से 500 कर दिया गया, है ना। कितना कर दिया गया? 500।
तो 500 अकाउंट ओपनिंग के लिए, 500 साल भर में मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 लाख, नंबर ऑफ जो जमा है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ब्याज दर जो लोन लेते थे वो 2% एक्स्ट्रा लगता था, अब जो है वो 1% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, ये बात जो है पीपीएफ में जो है ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ रुपीज हाउ मच पर डिपॉजिटर पर बैंक अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कमीशन डीआईसीजीसी। सभी बैंकों को ये मैंडेटरी है डीआईसीजीसी कवरेज लेना, जिसके तहत डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट की सुरक्षा की जाती है, उसका प्रीमियम बैंक पे करती है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है ये है 5 लाख 5 लाख। रुपए। पहले 1 लाख रुपए था, अब 5 लाख हो गया। इसका प्रीमियम कौन पे करता है? बैंक पे करती है। प्रीमियम कितना है? 12 पैसे प्रति सैकड़ा। 12 पैसे प्रति सैकड़ा, है ना? हाफ ईयरली देती है सर। हाफ ईयरली देती है, सालाना ये प्रीमियम है, हाफ ईयरली देते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर कोई बैंक ऐसे डूब गया तो क्लेम कितने दिनों में सेटल हो जाने चाहिए? 1 मंथ। नहीं, 60 डेज में, है ना? ओके सर, 60 डेज। आप लोग ना पूरा वीडियो मेरे देख लोगे एक बार ना, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे वीडियो में मैं जिक्र कर ही देता हूँ एक सवाल में। बाकी इतना कम समय है, कैसे ही देख पाओगे आप लोग, है ना? एक तो ऐसी भगवान ने कम समय दिया है बैंकर को, है ना? और फिर उसके बाद प्रतिबद्धताएं बहुत हैं समाज में, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको जीवन तो जीना पड़ेगा, जीना इसी का नाम है। पढ़ना हमारा काम है, और मेरा इंतजाम है, और कल सवालों का जवाब देना आपका काम है। हनुमान चालीसा जैसा देखना पड़ेगा, यस, हनुमान चालीसा जैसा देखना पड़ेगा स्पीड से। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज? जो है 5 लाख। इफ द फ्रॉड ऑफ रुपीज 3 करोड़ एंड एबव, इट शुड बी रिपोर्टेड टू विच एजेंसी? लोकल पुलिस, सीबीआई, क्राइम पुलिस, कलेक्टर ऑफिस? किसको देना पड़ता है? 3 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो किधर देना है? रेखा जी, श्रद्धा सीबीआई जी? को। अच्छा, सीबीआई को देना है, बहुत बढ़िया। सीबीआई को देना है। तो जरा कोई साथी बता दें कि सीबीआई को हम, अगर 3 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सीबीआई को देंगे। अब चलिए सीबीआई, अगर इसमें स्टाफ शामिल है तो किधर देंगे? स्टाफ इन्वॉल्व है तो सीबीआई के कौन से विंग को जाएगा? करप्शन सर। हाँ जी, एंटी करप्शन से। एंटी करप्शन ब्यूरो सेल ऑफ सीबीआई को जाएगा। अगर स्टाफ शामिल नहीं है, 3 करोड़ से ऊपर का, इकोनॉमिक और विंग। 25 करोड़ तक के फ्रॉड है तो किधर जाएगा? इकोनॉमिक्स हाँ। विंग्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाएगा। ये 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ की बात है। स्टाफ शामिल है तो एंटी करप्शन ब्यूरो को जाएगा सीबीआई के। स्टाफ शामिल नहीं है तो इकोनॉमिक विंग्स हो जाएगा। तो हमारे स्टाफ कोई शामिल नहीं होता, एक आध स्टाफ कहीं पर ऐसे इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी ऐसे तब मतलब हम लोग सजग हैं, नहीं शामिल होते हैं। लेकिन अगर किसी ने शामिल करा दिया, उसी ने मतलब जिसको ट्रैप करते हुए, तो अलग बात है। अगर 25 करोड़ से 50 करोड़ तक का फ्रॉड है तो कहाँ जाएगा श्रद्धा जी? 25 करोड़ से 50 करोड़ का फ्रॉड है तो किसको रिपोर्ट करेंगे? सर बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई। बहुत बढ़िया जी, आप तो एकदम कमाल कर दिए। बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को जाएगा, एकदम एग्जैक्ट इन्होंने फोरम बताया। बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को जाएगा। और 50 करोड़ से ऊपर है तो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और 3 करोड़ से नीचे है तो कहाँ जाएगा? लोकल पुलिस स्टेशन। लोकल पुलिस स्टेशन को जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, है ना? अच्छा, ये तो यही सवाल था, 3 करोड़ वाला सीबीआई। कैश शॉर्टेज ऑफ हाउ मच रुपीस एंड एबव शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड? 5,000, 10,000। 10,000, नो सच लिमिट, या कुछ भी?
कितने टेन रुपए तक के थाउजेंड कैश शॉर्टेज या उससे ऊपर के कैश शॉर्टेज ट्रीट किए जाएंगे? हाँ श्रद्धा जी। 10,000 है सर। 10,000। ये जो कंडीशन दिया गया है ना, सवाल ऐसे ही आ रहा है कि कैश शॉर्टेज कितने रुपए या उससे ज्यादा के फ्रॉड में ट्रीट होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिंपल फ्लैट क्वेश्चन पूछा है। अगर इसमें कंडीशन पूछ लिया गया कि 5,000 से ऊपर का फ्रॉड है, सॉरी शॉर्टेज है, और चेकिंग में पकड़ा गया, तो क्या होगा वो? तो भी फ्रॉड होगा सर। तो भी फ्रॉड होगा, है ना? तो इसलिए दोनों फ्रॉड है। कंडीशन में देखे रहिए। पहले क्या बता होता है? दिया है ब्रांच मैनेजर को तो फिर नहीं होगा। ब्रांच मैनेजर। अगर पहले इन्फॉर्म कर दिया है ब्रांच में तो फिर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए 5,000 तक के कैश शॉर्टेज है और केशियर ने इन्फॉर्म कर दिया कि सर पाँच जी। हजार कैश शॉर्टेज हो गया, तो इसको क्या मानेंगे? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मानेंगे। अगर 5,000 तक के कैश शॉर्टेज हो गया और केशियर ने इन्फॉर्म नहीं किया, दबे रह गया, लेकिन चेकिंग में पकड़ा गया, तब इसे क्या कहेंगे? फ्रॉड। हैं? फिर से सुनिए। 5,000 तक के कैश शॉर्टेज है, केशियर ने इन्फॉर्म कर दिया, इसको हाँ फ्रॉड हो फिर गया, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होगा सर। 5,000 तक का कैश शॉर्टेज है और केशियर ने नहीं बताया और श्वेता जी ने चेकिंग में पकड़ लिया, है ना? दो की रहते हैं ना चेकिंग करने वाले, तो इसको क्या कहलाएंगे? फ्रॉड ना, ओके। नेग्लिजेंस। 5,000 तक कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, चाहे बताए चाहे नहीं बताए, पाँच फ्रॉड हजार नहीं होगा, ठीक है? 5,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज हुआ, 5,000 से ऊपर का। अब बताओ, 2 बजे ना ऑफर आ रहा है, बताइए ये क्या क्या मिडनाइट ऑफर आ रहा है, ऐसे देखो डिजिटल का, मोबाइल पर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 5,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज है, 10,000 तक के कैश शॉर्टेज है, और केशियर ने इन्फॉर्म कर दिया कि सर मेरा ना 8,000 रुपये का कैश शॉर्टेज हो गया, तो इसको नेग्लिजेंस माना जाएगा। लेकिन 5,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज है और 10,000 तक है और केशियर नहीं बताया, चुपचाप बैठा रहा, लेकिन चेकिंग में पकड़ा गया, तो फ्रॉड ट्रीट होगा। ठीक, दोनों में समझ गए? श्रद्धा जी रिपीट कर दीजिए। सर अगर 5,000 तक फ्रॉड नहीं होगा। अगर 5,000 से ऊपर अगर बता दिया है तो फ्रॉड नहीं होगा, अगर नहीं बताया तो फ्रॉड होगा सर। ओके, ये क्लियर कर दिया इन्होंने। 5,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज है, अप टू 10,000, केशियर ने इन्फॉर्म कर दिया, फ्रॉड ट्रीट नहीं होगा, नेग्लिजेंस। 5,000 से ऊपर है कैश शॉर्टेज, 10,000 तक का है, केशियर इन्फॉर्म नहीं करता, चेकिंग में पकड़ा गया, फ्रॉड होगा। और 10,000 से ऊपर, चाहे बताए चाहे ना बताए, चाहे धूम मचाए चाहे कुछ भी करे, फ्रॉड ही ट्रीट होगा। और जो ये जो इन्फॉर्म करने की बात हो रही है ना श्रद्धा जी, वो इन्फॉर्म कर दिए, इन्फॉर्म कर दिए, तो जी। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्म कर दिए तो कैश शॉर्टेज ही बंद करोगे। क्या करना पड़ेगा उसको? टैली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रेखा जी? पहले अपने अकाउंट से डेबिट करके मिलाना हाँ, पड़ेगा सर। ये सही बता दिए, अपने अकाउंट से। है, पिछली बार पढ़ा रहा था तो बोले मैनेजर साहब से मांग के भर देंगे सर, ऊपर से नहीं सर। ऐसे बोल रहे। मैनेजर साहब कोई भी इसमें अकाउंटेबल नहीं है, वही है जो कैश डील करता है, वही अकाउंटेबल है ना, तो उसको भरना पड़ेगा। तो कैश तो शॉर्टेज में नहीं बंद करेंगे, ठीक। अगर फ्रॉड डिक्लेयर करेंगे तब शॉर्टेज में बंद कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप नॉमिनल से डेबिट करके वो कैश को मिलान करेंगे, क्योंकि कैश भी तो किसी और को पैसे देने के लिए निकाले थे ना अपने ग्राहक से, इसीलिए। बट ऐसे कंडीशन में जहाँ इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये नेग्लिजेंस है, इसमें आपको, आपकी नेग्लिजेंस है तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी स्टाफ की होगी। अगला तो ये हो गया, कैश शॉर्टेज 10,000 तक के शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। Another measure announced was raising of ceiling of guarantee for how much rupees for RB under CGTMSE। एक चेंज आया है कि CGTMSE गारंटी कवरेज के तहत
अगर आरआरबी लोन प्रदान करते हैं तो कितने रुपए का सीलिंग है, लोन में कितने रुपए तक मैक्सिमम फाइनेंस कर सकते हैं? रिसेंटली चेंज आया है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। हम्म। तो ये पहले कितना था महिमा जी? 50 लाख। 50 लाख था, जिसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। अभी आपने देखा ना मैंने क्या बोला, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करी ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करी। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या था, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 करोड़ का था। तो अभी ये तो एमएसएमई सेक्टर में है। तो अब सोचो एग्रीकल्चर में हम 2 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल जा चुके हैं, तो सीजीटीएमएससी में क्यों नहीं जाएंगे? आप बात समझ रहे हैं? समझ में आया तो बोलिए हो। आहो। इसीलिए इसको बढ़ाया गया 2 करोड़। ठीक। क्योंकि आरआईएफ में 2 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में गए हैं, तो ग्रामों गांव में जो एमएसएमई होंगे आरआरबी के द्वारा जो दिए जाएंगे उनको भी 2 करोड़ का कवरेज दिया गया। जो 50 लाख था पहले, अब 2 करोड़ बढ़ा गया। अगर ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए पूछा जाएगा तो फिर 5 करोड़ होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर क्लेम सेटलमेंट विदाउट इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन टू हाउ मच रुपीज सर अंडर सीजीटीएमएससी कवरेज? सर हम्म। सर थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए। ये 5 करोड़ तो हो गया टोटल में, और आरआरबी के लिए 2 करोड़, और हम्म। जो बाकी रिटेल ट्रेड और स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो क्या जो एस है वही रहेगा? देखो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 2 करोड़ बोला गया है ना? 2 करोड़ बोला गया है। और बाकी जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए 5 करोड़ है। बाकी जो और आरआरपीज हैं उनके, और उनके लिए 2 करोड़ कहा गया है ना? और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो है वो पहले जो था, पहले कितना दिखाया था? 5 करोड़ दिखाया था किसी में क्या? नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो 2 ही करोड़ है ना? 2 करोड़। 2 करोड़ है उसके लिए। ठीक है। तो वैसे तो पूछेगा तो यही आरआरबी के लिए पूछेगा आपको। ओके सर। यहाँ देखिए एक सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर क्लेम सेटलमेंट विदाउट इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन? हमारे साथी कोई जवाब लिखे हैं इसका? ओके। क्या होता है सीजीटीएमएससी में, हम क्लेम सेटलमेंट जब एनपीए हो जाता है तो 18 महीने का एक लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड के बाद हम सीजीटीएमएससी क्लेम मांगते हैं ट्रस्ट से। तो उसके लिए वो बोलता है कि आप पहले केस करके आओ, लीगल एक्शन लेके आओ। तो लीगल एक्शन बिना लिए भी हम पैसा मांग सकते हैं अगर क्लेम कितने रुपए तक का है तो। ये बोला गया है। तो हमारे सभी साथी बोल रहे हैं 10 लाख। देख लेते हैं, सही जवाब है 10 लाख। पहले ये कितना था? हाँ जी, निराला जी। अभी जस्ट चेंज हुआ है ना, पहले ये 5 लाख था जिसे बढ़ाकर अभी 10 लाख किया गया। ठीक है। पहले ये 5 लाख था। तो इसके पहले भी अगर देखा जाएगा तो 50 हजार था, कि 50 हजार तक के अगर हम क्लेम मांगेंगे तो कोई भी लीगल एक्शन की जरूरत नहीं है। फिर 5 लाख किया गया। 5 लाख से फिर ऊपर जो है अभी 10 लाख किया गया। 10 लाख तक के अगर क्लेम है तो कोई भी लीगल एक्शन बिना लिए भी आप मांग लीजिए पैसा, बाद में लेते रहिए लीगल एक्शन, है ना? तो ये आपका नया अपडेट है, हालांकि हायर स्केल में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द एनुअल इनकम क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर हाउसिंग लोन स्कीम्स? जब भी हाउसिंग लोन स्कीम आती है और वहां पर अगर एक डेफिनेशन आता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया है वो कितना है? 1 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख? तो सभी साथी होनहार हैं, वो बता रहे हैं 3 लाख है तो सही होगा। 3 लाख, वाह! है ना, ये लग रहा है ना, पताका फहरा हुआ है ना? कैसा लग रहा है रेखा जी? अच्छा लग रहा है स्लाइड आपका? हम्म। हाँ जी। तो अभी ना, अभी आप शहर निकलेंगे तो सारे शहर में ऐसे सजे हुए हैं, ऐसे तो सब जगह जो हाँ जी। रामलला के दर्शन। आप लोगों की तरफ छुट्टी हो गई ना, कि नहीं हुआ है त्रिपुरा में? हाफ डे। हाफ डे टू है। थर्टी बैंक हाँ जी। बैंक कितने बजे जाएंगे? 2:30? हाँ 2:30 को क्लोज कर जाए। 2:30 को जाएंगे, लंच लंच लेके जाएंगे, लंच करके, कि लंच लंच करके जाएंगे घर से, है ना?
तो ये बढ़िया है, लंच करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हिस्ट्री में पहली बार, वाह, जय श्री राम, वाह, क्या बात है, सही बात है। तो अद्भुत जीवन है, जो भी हमारे पास अवसर आता है ना ऐसे, उन उनमें से पॉजिटिव एनर्जी लेते चलिए, आनंद लीजिए। हम इस धरती पर ना आनंद लेने के लिए आए हैं, फिर उसके बाद जो है इस धरती में ही चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जब तक जिंदा है, सांस है, और अपने आप का इतिहास लिखते रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न करते रहिए, जितना अच्छा हो सकता है उतना करते रहिए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। व्हाट इज द एनुअल इनकम क्राइटेरिया फॉर AWS? 3 lakhs। अब जरा हमें बताइए श्वेता जी, जो LIG है उसका इनकम क्राइटेरिया क्या है, LIG का? 3 से 6। ओके। हाँ, दीपांकर जी तो सब लिख दिए, है ना, चीटिंग करा दी। MIG का 6 से 12, MIG 2 का 12 से 18, ऐसे कर दिया, है ना। बहुत बढ़िया। अब आइए अगला सवाल पर। फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज सबमिटेड? 7 years सर। हाँ, ये बढ़िया है एकदम। सातों जन्म मैं तुझे रखता रहूंगा यार, मतलब 7 7 साल रखना पड़ेगा उसको, फॉर्म को, है ना। 7 साल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स का एक लॉ आता है ना, तो इंडियन पिनल कोड की बात आती है यहाँ पर। 7 साल क्यों रखना पड़ता है श्वेता जी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको ना प्रेजनमेंट देना पड़ता है। मैक्सिमम प्रेजनमेंट 7 साल का है इसमें, कोई भी जी। अगर गलती होती है तो इसीलिए यहाँ पर ये इसको प्रिजर्व रखना पड़ता है 7 ईयर के लिए। चलिए, तो ये आपको याद रख लीजिए। नॉर्मली तो आपको याद है, आपके वाउचर के ट्रांजेक्शन्स वगैरह आप 5 साल रखते हैं, अगर कोई रेंट पेमेंट वगैरह है वो 8 साल रखते हैं, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो 10 साल रखते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर जहाँ FIU को जो भी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए हैं वो 5 साल रखते हैं। और रिवाइज गाइडलाइन एज पर KYC एंड रिवाइज गाइडलाइन एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर आएगा तो 5 साल ही उसका उत्तर होगा। तो अलग अलग सेक्शन के आधार पर कैमरा फुटेज, कैमरा फुटेज जो है 90 डेज का 6 month। रखा जाता है। कितना? 6 month है ना सर शायद। 90 डेज का रखा जाता है आपका CCTV फुटेज जो है। और ATM और ब्रांच के जो फुटेज हैं 180 डेज के। और आपके जो करेंसी चेस्ट के हैं वो है, लॉकर के भी 180 डेज हो गए, पहले 90 डेज था, 180 डेज हो गए। ठीक है। करेंसी चेस्ट का 90 डेज है, और ATM का भी 90 डेज है, नहीं, ATM का 180 डेज है, 6 मंथ हो गया वो, है ना। तो सर 90 days किस में है सिर्फ? CCTV जो 90 डेज है करेंसी चेस्ट, करेक्ट। करेंसी चेस्ट। बाकी ब्रांच लॉकर ये सब आए ना, ब्रांच का, वन। लॉकर का ही बढ़ाया है, पहले 90 था, 180 डेज हो गया। और लॉकर में कहाँ पर CCTV होगा? वो जहाँ पर से एंट्री करेंगे वहां पर होता है, अंदर नहीं होता है, ठीक है। जी सर। तो CCTV पूछेगा तो फिर आपका एंट्री एग्जिट पे जो रहता है वहां पर 180 डेज कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर मिस्टेक इन TDS स्टेटमेंट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ TDS स्टेटमेंट? अगर कोई मिस्टेक है TDS स्टेटमेंट में, या TDS स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया गया, तो उसमें क्या पेनल्टी है? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 75,000, मैक्सिमम 1 लाख। तो जब भी कोई TDS स्टेटमेंट है वो टाइम से सबमिट नहीं किए या रॉन्ग सबमिट किए, तो मिनिमम पेनल्टी 10,000 है, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख है। कितना है? मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख। तो ये याद रख लीजिए। और अगर आप उसका रेमिटेंस नहीं करते हैं तो जो डिलेट पीरियड का पर डे 200 रुपये पेनल्टी भी है। और जो स्टेटमेंट वगैरह हम लोग गलत भेज देते हैं या सबमिट नहीं करते हैं तो मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर एंड एसएमई एसेट्स? अगर कोई लोन है जिसमें स्टैंडर्ड एसेट्स है एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, तो उसमें प्रोविजन कितना होगा? कितना होगा? 0.25। सबसे सबसे पॉपुलर सीरीज का ये सवाल है है ना? तो ये जो है आपका 0.25। और 0.40% किसका होता है? जीरो पॉइंट सर फोर अदर जीरो में कार लोन वगैरह में। ओके, अदर में 0.40% होगा। और 0.75 किस में होगा? 0.75 स्टैंडर्ड एसेट में। सर वन कॉमर्शियल रियल परसेंट एस्टेट रेसिडेंट, कॉमर्शियल कॉमर्शियल रियल कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल। 1% जी। कितना होगा? कॉमर्शियल रियल एस्टेट शॉप, मतलब कॉमर्शियल रियल 0.75 और रेसिडेंशियल में होगा तो 1%। नहीं, 0.25 एग्रीकल्चर और एसएमई में होगा, 0.40 अदर्स में होंगे। अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट हाउसिंग हाउस है, मतलब रेसिडेंशियल है, तो 0.75। कॉमर्शियल रियल एस्टेट अगर बिजनेस है तो 1%। हाउसिंग लोन अगर टीजर है तो 2%। और अगर रिस्ट्रक्चर्ड लोन है तो 5%। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन है, सारा बता दिया मैंने। ठीक है, वैसे ज़्यादा पूछता है तो चलिए अगला सवाल। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अ विलफुल डिफॉल्टर? विलफुल डिफॉल्टर का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? जल्दी से बताओ मेरे होनहार साथी। विलफुल विलफुल डिफॉल्टर का थ्रेशोल्ड लिमिट है 25 लाख। है ना? कितना है? 25 लाख है। और ये आरबीआई जो है इसको डिक्लेयर करता है। हमको जो है इसका रिपोर्टिंग सबमिट करना पड़ता है। डिफॉल्टर लिस्ट आरबीआई जारी करता है, दूसरे बैंकों को फिर सबको जारी करता है, ताकि हम उसको जो है कोई लोन ना दे। चलिए अगला जो है सवाल आपकी स्क्रीन पर। विलफुल डिफॉल्टर जो है ये 25 लाख से ऊपर या 25 लाख के जो है इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसकी रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं कि ये विलफुल है। विलफुल का मतलब ये हुआ कि उसके पास रिपेमेंट कैपेसिटी है फिर भी पे नहीं कर रहा है, या अपने फंड वगैरह को इधर उधर कर दिया है, ये सारी चीजें जो है, या दूसरे बिजनेस में साइफनिंग कर लेता है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेटिव borrower टू क्रिलिक? जैसे विलफुल डिफॉल्टर रिपोर्टिंग आरबीआई को की जाती है, तो नॉन कोऑपरेटिव borrower की रिपोर्टिंग जो है किसको की जाती है? क्रिलिक को की जाती है। सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो महिमा जी 2 करोड़ लिखते हैं, जय श्री राम जी 5 करोड़ लिखते हैं। कितना होगा रेखा जी? 5 करोड़। 5 CR। हाँ। चलिए रेखा जी ने बता दिया 5 CR है, तो नॉन कोऑपरेटिव borrower की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5 करोड़ है। कितना है? 5 करोड़ है। वहाँ नींद तो नहीं आ रही? अच्छा लग रहा है सवाल कि बंद कर दें? है ना? वैसे तो सवाल बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 50 तक कर लेते हैं, बाकी फिर 50 छोड़ देंगे कल के लिए, है ना? व्हाट इज तो द कल तो थ्रेशोल्ड लिमिट? एग्जाम ही है। कल एग्जाम है तो एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। अरे हम्म पूरा कराइए सर। हम्म कराइए सर। सर नींद नहीं आएगी आज। इसीलिए तो जगह हैं, अगर आदत छोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब। अरे जगे हो तो फिर अपने सफलता के सगे हो, हैं अपने सफलता के लिए लगे हो। हम्म तो सब जगह है थ्रेशोल्ड सर। लिमिट जो है वो नॉन कोऑपरेटिव borrower का 5 करोड़ है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम इफ द क्लेम इज फाइल्ड विथ डीआरटी लोक अदालत? बताओ जरा, डीआरटी लोक अदालत में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होगा? श्वेता जी 20 लाख सर, वैसे मिनिमम है ना, मैक्सिमम तो नहीं है। सवाल को तो पढ़िए पूरा, क्या लिखा है। लोक व्हाट इज द अदालत, मैक्सिमम डीआरटी अमाउंट? लोक अदालत ओ की। सॉरी। डीआरटी लोक अदालत, मान लीजिए डीआरटी बोलता है तो मिनिमम 20 लाख होता, लेकिन जी जी डीआरटी में लोक अदालत है तो उसमें जो उसकी सीलिंग है मैक्सिमम 20 लाख होगी। ठीक है, जी यहाँ लोक अदालत यूज किया है ना, लोक अदालत मतलब कंसेंट डिग्री है, तो इसीलिए जी कंसेंट डिग्री में उसकी सीलिंग 20 लाख है। तो वैसे भी कोई भी ऑप्शन तो टैली नहीं हो रहा है उसके हिसाब से भी, तो वो भी सही है, बट लेकिन सवाल लोक अदालत आ गया इसलिए 20 लाख मैक्सिमम होगा। और डीआरटी में अगर मिनिमम क्लेम पूछेगा तो मिनिमम क्लेम शुड बी 20 लैक्स, मैक्सिमम जो है नो लिमिट।
Borrower can approach within how many days to taking possession of securities by the banks to DRT under सरफेसी एक्ट 2002। मान लीजिए सरफेसी एक्ट 2002 का इस्तेमाल करते हुए बैंक किसी प्रॉपर्टी को पजेशन में ले लेता है, तो पजेशन में लेने के कितने दिनों के अंदर जो है बोरोवर जो है डीआरटी जा सकता है? 7 दिन, फोर्टी 15 फाइव दिन, डेज 30 दिन, 45, 60 दिन? कितना दिन फोर्टी जाएगा? फाइव डेज 45 डेज 45 डेज। बहुत बढ़िया। सरफेसी में 7 दिन का जिक्र किया जाता है। 7 दिन का जिक्र कहाँ पर है, किस के लिए है? सरफेसी में एक 7 दिन का जिक्र सर होता है। वो पेपर में निकालना पेपर पड़ता में है ऐसे होती है। हाँ, जब वो उसको जब भी किसी पोजीशन प्रॉपर्टी पर अगर पजेशन ले लिए, तो पजेशन लेने के 7 दिनों के अंदर इन दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, वो 7 दिन। 15 दिन का जिक्र आता है सरफेसी में, कहाँ पर आता है? 15 दिन का जिक्र आता है। फिर बोरोअर ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया तो उसका रिप्लाई 15 दिन में करना पड़ेगा बैंक को। जब भी सरफेसी में आप अंडर सेक्शन 13(2) में 16 डेज का नोटिस देंगे, डिमांड नोटिस, तो जो बरोबर ऑब्जेक्शन करता है 15 दिनों में जवाब देना है। सरफेसी में 30 दिन का जिक्र आता है, 30 दिन का, वो कहाँ पर है? बेचने से पहले, सेल नोटिस से पहले 30 दिन का नोटिस देना। 45 दिन, पोजीशन ले लिया तो बार बार 45 दिनों के अंदर डीआरटी में जा सकता है। 60 डेज डिमांड नोटिस होता है, 60 डेज। तो ये सारे डेज सरफेसी में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि सवाल था बार बार डीआरटी में जाएगा, तो पोजीशन के 45 दिनों के अंदर जा सकता है। ये सरफेसी से डीआरटी जाने के लिए है, बारोवर के लिए। अगर डीआरटी में केस लगा है, डीआरटी का अगर कोई डिसीजन आ गया, तो डीआरटी में अपील करने के लिए समय होता है 30 डेज, वो होगा 30 डेज, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम टाइम फॉर चेक कलेक्शन ऑफ आउट स्टेशन चेक एट स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटल में चेक कलेक्शन करने का मैक्सिमम टाइम कितना है? 7, 10, 14, 30? 7 डेज 7 डेज। और मेजर सिटीज में? 10 डेज और अदर्स में? 14 डेज 14 डेज। और 14 दिन तक वसूली नहीं हो पाया, और 14 दिन डिले हो गया, तो कितना क्या पेनल्टी मिलेगा? एसबी अकाउंट का रेट टर्म देंगे। ठीक है, 14 दिन से ऊपर और 90 दिन तक हुआ तो क्या करेंगे? एफडी का रेट देंगे सर 90 दिन से ऊपर हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हुआ तो? +2%। एफडी +2%। वाह यार, बहुत गजब की कहानी है, मुंह जबानी याद है आप। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, आउट स्टेशन चेक स्टेट कैपिटल में तो 7 डेज, अगर ये मेजर सिटी में है तो 10 दिन, अदर में है 14 दिन। 14 दिन के अंदर पैसा देना है। 14 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दे पाए, 14 दिन के बाद डिले 1 आया, तो 1 दिन करके अगले 14 दिन तक डिले होता है तो सेविंग का रेट। 14 दिन से ऊपर से लेकर 90 दिन तक डिले हुआ तो एफडी का रेट। 90 दिन से ऊपर डिले हुआ तो एफडी +2% का रेट से कंपनसेशन मिलेगा। व्हाट इज द पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर केसेस फॉर क्लेम एट डिस्ट्रिक्ट फोरम? क्लेम अप टू 20 lakhs, क्लेम अप टू 50 lakhs, क्लेम अप टू 1 crore, क्लेम अप टू 2 crore? 50 lakhs हैं 50 लाख श्रद्धा जी, कितना है आप बताओ? 50 लाख श्रद्धा जी सही बताएं, श्रद्धा जी कितने लाख हो 50 गया? lakhs हाँ जी, 50 लेके सर। 50 लाख हो गया? कब हो गया जी? हम्म, पहले कितना था? 1 करोड़ था सर 1 करोड़ था, अब इसको कर दिया 50 लाख 50 लाख। और जो मैक्सिमम इसका जो पिक्यूनरी रिडक्शन है, 50 लाख तक के क्लेम जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम देखेगा। 50 लाख से 2 ऊपर करोड़ और 2 करोड़ तक दो के जो है करोड़ स्टेट तक कमीशन देखेगा। स्टेट 2 करोड़ से ऊपर जो है से। नेशनल कमीशन देखेगा। तो यहाँ पर तो आपको क्लेम अप टू ₹50 lakhs जो है इसका पिक्यूनरी रिडक्शन है। अभी भी लेकिन कई साथियों को कंफ्यूजन होता है, सब वो व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़, कहाँ से आता है ये सब? हम्म सब वो बुकलेट वुकलेट कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, वो बुकलेट से आता होगा, है ना, जो कोई प्रोवाइड कराते हैं। वो बदल गया है। कारण क्या है? देखिए, पहले क्या था कि 1 करोड़ था डिस्ट्रिक्ट फोरम का, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ जो है स्टेट कमीशन का था, 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन का था। तो ये देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई केस ही नहीं जाता था,
सॉरी नहीं, ये स्टेट कमीशन में कोई केस ही नहीं जाता था, सारा डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले जाता था। क्यों? क्योंकि सारे तो छोटे छोटे क्लेम्स होते हैं ना, कंज्यूमर्स में कितना होगा, कोई सामान खरीदेगा टीवी फ्रिज तो कितने कितने का होगा, जो भी है और भी चीजें। तो स्टेट कमीशन के पास केस खाली, नेशनल कमीशन के पास केस खाली, सारे केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट के पास चले जाते थे। तो वर्कलोड वहां पर ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको रिवाइज किया गया। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड विल बी द लॉस सफर्ड बाय द कस्टमर is how much rupees under the integrated ombudsman scheme 2021? 1 लाख, lakh, 10 lakh, 20 lakhs? 20 लाख। तो ये है 20 lakhs। पॉपुलर सीरीज का है ये पहले 10 लाख था जिसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया। और न्यू जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है उसमें भी ये 20 लाख है, और एक मेंटल एगोनी का एक है और जिसका जो है 1 लाख रुपए है। उसका क्या है? 1 लाख रुपए है। अगला सवाल, हु is the appellate authority under new integrated ombudsman scheme 2021? कौन है इसका appellate अथॉरिटी? अगर ओम्बुड्समैन में कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसको अपील करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाएंगे। हाँ श्वेता जी, आप कहाँ जाएंगे? सर ऐसे मतलब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, डिप्टी गवर्नर आरबीआई तो मतलब होता है शायद। हाँ, आप वो भी सही बोल डेप्यूटी रहे हो। गवर्नर था, पर वो तो थोड़ा सा आईओएस मैं होता है ना सर। ये भी कंफ्यूज हूँ दोनों में। डिप्टी हाँ। गवर्नर आरबीआई होता है। हम्म। पहले आईबीपीएस की तैयारी में डिप्टी गवर्नर पढ़ते थे, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं। ये हाँ, देखो, अब भी दिया जला दिया एग्जीक्यूटिव। इन्होंने, दीपांकर दीपांकर ने दिया जला दिया। पहले क्या था, जो नहीं तो बैंकिंग फिर ओम्बुड्समैन स्कीम था उसमें डिप्टी गवर्नर के पास अपील जाती थी, लेकिन अभी स्कीम बदल गया, स्कीम इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन हो गया, तो अब जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई। ठीक है, तो अब अपील जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई। अब इसमें एक बात ये भी कही गई है कि बैंक अगर अपील करेगा तो बैंक में अपील कौन कर सकता है? बैंक में अपीलेट मतलब बैंक जो है किसके परमिशन से अपील करेगा? वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक, बीसीयू। है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे मान लीजिए आप, आरबीआई ने कोई अवार्ड दिया, तो आप अपील कब कर पाओगे? उसके लिए कंडीशन तो ये है कि 15 दिनों में आप जवाब दिए होगे तो अपील कर पाओगे, नहीं तो एक्स अवार्ड, एक्स पार्टी अवार्ड दे देगा। 15 दिन में आपने जवाब दिया, जवाब देने के बाद उन्होंने अगर अवार्ड दे दिया, तो अवार्ड को अगर हमको अपील अपीलेट अथॉरिटी पर ले जाना है तो हमको अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओएम साइन करने के बाद ही हम अपील कर पाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में। तो मान के चलो नहीं के बराबर, एक आध केस होता है वो भी आपके बैंक के ईडी तक जाते तक कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो बोलेंगे भर दो, खत्म करो, ये लिटिगेशन पॉलिसी आपका देख लो, बोलेंगे एस पर। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी शिकायत होती है ना, उस शिकायत को निवारण की पद्धति आपके बैंक के पास खुद ब खुद है, तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने पॉलिसी को सही से पढ़ते हैं, ग्राहक को संतुष्ट कर पाते हैं, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, पॉलिसी में ही सारे निराकरण लिखे गए हैं। As per Section 269T of Income Tax Act, if the principal and interest amount of rupees how much and above, then the bank will not make the cash payment of the FD। आप बताइए जरा, 10,000, 20,000, 20,000। 40,000, 50,000? 20,000। जिसमें कह रहा है कि अगर कोई डिपॉजिट है जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर कितने रुपए या उससे ज़्यादा हो जाए तो बैंक उसका नगद भुगतान नहीं करेगा। तो ये है 20,000 रुपये, क्योंकि 19,999 रुपये तक नकद भुगतान हम कर लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की बात कही है, तो यहाँ पर क्या होगा? 20,000। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। मिसिंग पर्सन जो है किस में डिफाइन किया गया? मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन जो है इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? ये देखो। एविडेंस एक्ट है सर कुछ। हाँ जी, एविडेंस। एविडेंस एक्ट। ये देखो कैसे मिसिंग करके बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो मिसिंग पर्सन जो है अंडर सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 7 सालों से लापता है तो उसको मिसिंग पर्सन डिफाइन करते हैं, और मिसिंग पर्सन को
डिसीज पर्सन एज्यूम मान लिया जाता है और उसके खाते में जो राशि है उसको डिसीज क्लेम जैसा भुगतान कर दिया जाता है। इसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट से उसके मिसिंग पर्सन रिलेटेड जो एविडेंस है वो लाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लाना पड़ता है अंडर सेक्शन 107 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके तहत एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि वो उस तारीख से लापता है या किसी पुलिस थाने में उसके लापता होने की सूचना दर्ज की गई हो, और इसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट से उनके पास डिक्लेरेशन होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल। आरबीआई हैज मेड द डेफ फंड अंडर व्हिच एक्ट? आरबीआई ने डेफ फंड बनाया ताकि बैंकों में ऐसे खाते जिनमें 10 साल से लेन देन नहीं हो रहा है उनमें पड़ी हुई राशि डेफ फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है बैंकों के द्वारा। तो ये जो डेफ फंड है इसको बनाया गया कौन से एक्ट या कौन से एक्ट से गवर्न होता है? तो हालांकि ये अभी किसी सेशन में पढ़ाया नहीं होगा तो आप नहीं जान रहे होंगे या। सेक्शन 26 है हम्म। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। अंडर सेक्शन 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जी इसमें सर। डेफ फंड इसकी का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने डेफ फंड बनाया और बैंकों को गाइड किया, बैंकों को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर आपके ऐसे खाते हैं जिनमें लेन देन 10 साल तक नहीं हो रहा है तो उनको अनक्लेम डिक्लेयर करिए, और ऐसे खातों में पड़ी हुई राशि आप अपने पास नहीं रख सकते, आप हमें दे दीजिए, हम उसका इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में करेंगे। लेकिन लेकिन जब भी ग्राहक का अगर आ गया तो आप हमसे तुरंत ले लेना पैसे मांग के। तो ये काम भी आपको दिया है कि जो डेब्ट फंड है, डेब्ट फंड में जो भी पैसा गया है उसको वापस लाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और उसमें ब्याज भी देती है आरबीआई 3%। और जो इसके लिए 100 डेज 100 पेज भी कैंपेन चलाया गया था 1 जून 2023 से 8 सितंबर 2023 तक, जिसमें प्रति डिस्ट्रिक्ट में सभी बैंकों को उनके टॉप 100 जो डिपॉजिटर हैं उनके डेप में गए हैं उनको वापस लौटाने का जिम्मा था। साथ ही साथ जो है अभी लगभग 45,000 से ज़्यादा राशि जो है आरबीआई के पास डेप फंड में गया है। बैंक टू बैंक देखे होंगे आप, अपने बैंक का भी देखे होंगे तो कितना रुपए जाता होगा प्रोबेबल डेप में वो देख लीजिएगा। जब भी ग्राहक आता है तो नॉमिनल डेबिट करके शाखाएं भुगतान कर देती हैं। भुगतान करने के बाद वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करती हैं, 3% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें जो है नॉमिनल डेबिट करके देते हैं, फिर आरबीआई से मांगते हैं, आरबीआई जो है उनको प्रोवाइड कराता है, फिर नॉमिनल जो है एडजस्ट होता है। जस्ट लाइक जैसे पेंशन पेमेंट करते हैं ना नॉमिनल से, फिर बाद में पेंशन का स्क्रॉल लेके आता है पैसा, ठीक उसी तरह से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर पीएमईजीपी स्कीम्स अंडर फर्स्ट ट्रांच? फर्स्ट ट्रांच पीएमईजीपी में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना है? 50 लाख। 50 लाख है ना। पहले ये 25 लाख था जिसे बढ़ाकर 50 लाख किया गया मैन्युफैक्चरिंग में। अगर सर्विस पूछता था या 20 लाख होता फर्स्ट ट्रांच में। पहले सेकंड 10 लाख ट्रांच था। का बताइए, सेकंड ट्रांच मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 1 करोड़ है सर। 1 करोड़ है। सेकंड ट्रांच सर्विस कितना है महिमा जी? सर्विस पचास। सेकंड ट्रांच, सेकंड ट्रांच 25। कितना? पच्चीस 25, लाख 25 लाख। और फर्स्ट ट्रांच सर्विस में बोलेंगे तो 20 लाख है। 20 लाख। व्हाट इज द लिमिट ऑफ फुल केवाईसी पीपीआई? पीपीआई मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो फुल केवाईसी है तो उसकी लिमिट कितनी है? कितनी है? ये तो अभी रिवाइज हुआ है इसीलिए यहाँ पर रखा गया सवाल। पहले ये 1 लाख था, अभी इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2 लाख कर दिया गया। मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, किसी कार्ड में पहले से ही उतना लोड कर दीजिए, ये उसको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और बिना केवाईसी के बात करेंगे तो 50,000, लिमिटेड केवाईसी में करेंगे तो 1 लाख, फुल केवाईसी में करेंगे तो 2 लाख, ये इसकी लिमिट है। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एज पर एनपीसीआई गाइडलाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन यूपीआई ट्रांजेक्शन
फॉर P2P ट्रांसफर एंड पोस्ट मोस्ट मर्चेंट पेमेंट कितना है? 5 यूपीआई लाख। का मैक्सिमम जो है ट्रांजैक्शन यूपीआई का बोल रहा है, आईएमपीएस का बोलता तो 5 लाख होता है, यूपीआई की बात हो रही है। यूपीआई की भी तो बढ़ गई है ना सर से, 5 लाख हो गई। यूपीआई का P2P ट्रांजैक्शन जो है वो 1 लाख है, और मर्चेंट ट्रांजैक्शन जो होंगे या क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख बढ़ाया है, लेकिन P2P ट्रांजैक्शन जो है 1 लाख है। और जो 2 लाख साथी लिख रहे हैं वो कन्फ्यूजन नहीं हो, जहाँ भी अगर वो व्यक्ति अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेगा या वो किसी इस अपने ही किसी ऐसे स्टेटस भुगतान करेगा तो वहाँ 2 लाख है। अदरवाइज पर्सन टू पर्सन में 1 लाख है, पर्सन टू मर्चेंट में क्रेडिट कार्ड में 2 लाख है। ठीक है, तो P2P ट्रांजेक्शन्स में मैक्सिमम यूपीआई 1 लाख है। और यूपीआई के लिए लिमिटेड लायबिलिटी में एक तो आपका वेलोसिटी चेक है और वॉल्यूम चेक है। वेलोसिटी चेक और वॉल्यूम चेक में ये बताया गया है कि एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन या मैक्सिमम 1 लाख यूपीआई, वो भी थर्ड पार्टी ऐप से। बैंक का है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 10 हो सकता है। थर्ड पार्टी ऐप है मतलब पेटीएम है, गूगल पे है, ये थर्ड पार्टी ऐप हुए बैंक के लिए। तो इनमें 5 ट्रांजेक्शन या 1 लाख हो गया तो उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, वेलोसिटी चेक और वॉल्यूम चेक रोक देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जाते हैं। मैक्सिमम पार्टनर एज पर कंपनी एक्ट 2013 रिवाइज 2014 आर, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 100। 100 हो जाएंगे। और बताइए सर मिनिमम। कंपनी एक्ट में 100 है, बट अपने स्टेट में ना 50 उन पे रिस्ट्रिक्शन है, 50 50 से होगा। ज्यादा नहीं। रिवाइज्ड जो हाँ। 2014 में है इसमें कहा गया है कि उसमें 50 है। नॉर्मली जो है 100 है, बट ये रिवाइज जो गाइडलाइन है उनमें कहा गया है 50। तभी इनको जो है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया हाँ 50 से इंडियन ज्यादा नहीं गवर्नमेंट है। ने कहा है इनको कि नहीं सर, नंबर, कंपनी एक्ट में बट अभी भी 100 ही है मतलब, कंपनी बट एक्ट कंपनी एक्ट 2013 में 100 है, लेकिन रिवाइज 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पर मैक्सिमम पार्टनर 50 हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्टनर 50 से ज़्यादा होंगे तो वो इनवैलिड कहलाए जाएंगे, ये जी बात। जी सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ही इज लाइबल इफ विद इन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी वांट्स टू कंटिन्यू एज पार्टनर। 6 मंथ। अगर कोई माइनर है वो पार्टनर बन सकता है प्रॉफिट के लिए, लेकिन वो लाइबल नहीं होगा। वो लाइबल कब होगा? जब वो या तो जब मेजर होगा उसके 6 महीने के अंदर, या उसको जानकारी होगी उस बात की उसके 6 महीने के अंदर, जो भी अर्लियर हो उसमें वो डिसाइड करेगा कि वो इसका बन सकता है कि नहीं, बनना चाहता है कि नहीं, तब वो होगा 6 मंथ। क्या होगा वो? 6 मंथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द रिस्क वेट ऑन पर्सनल कंज्यूमर लोन एज पर आरबीआई रिवाइज गाइडलाइन? पर्सनल लोन में कितना कंज्यूमर, जो पर्सनल लोन में रिस्क वेट कितना है? एक सौ हाँ पच्चीस परसेंट हो गया ना सर शायद। हाँ, पहले 100% था, अब ये हो गया 125%। कितना हो गया? 125। 125%। तो 125% हो गया। क्रेडिट कार्ड में कितना है रिस्क वेट? क्रेडिट कार्ड में 150 होगा सर, क्योंकि ज्यादा ही होगा उसमें तो। 150%। वेंचर कैपिटल में कितना है? वेंचर कैपिटल में मतलब शेयर वगैरह में 150%। एक सौ रिटेल पच्चीस रेगुलेटरी पोर्टफोलियो में कितना है? रिटेल रेगुलेटरी पोर्टफोलियो में कितना है? नहीं पता सर। 75%। सर ये क्या हुआ रिटेल वाला जो बताए थे अभी, रिटेल लोन, इसका मतलब? हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, इनमें हाँ कितना? हाँ, 75%। 75%। ठीक है। फिर आपका जो स्टाफ लोन विथ हाउसिंग लोन, स्टाफ विथ सिक्योर्ड बाय टेंजिबल ये सिक्योरिटी, 20% है शायद, 20%। हाँ, और नॉन अनसिक्योर्ड जो है वो 75%। तो जी ये सर। 50 क्वेश्चन हो गए। अब मेरे ख्याल से और ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं है, आप लोग सो जाइए तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी मैं क्या करता हूँ, ये पीडीएफ अभी आपको तुरंत अपलोड कर दूंगा,
तो आप लोग देख लीजिएगा अभी बंद करते हुए, तो ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। सर तो पीडीएफ में 100 क्वेश्चन होंगे ना? हाँ, इसमें 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन जी है इस सर, जी पीडीएफ में। सर। मैं अभी तुरंत अब कर दूंगा, रीड कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर मैं अभी और जो है एक मुहूर्त स्टार्ट हो जा रहा है 3 बजे के बाद ना, दूसरा। तो अभी के लिए इतनी एनर्जी आपको मिली है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि भगवान की इच्छा है आपको सफलता सुनिश्चित होगी। इन सभी सवालों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। थोड़ी देर अपनी थैंक अपनी यू जगह सर। में आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखिए और मेरे साथ मन ही मन थोड़ा दोहराइए। पवित्र मन से, अगर आप बैठे हुए हैं तो पैर जमीन में टच होने चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। सच्चे मन से आप आह्वान कीजिए अपने इष्ट देवता को और अपने मन ही मन उनको आमंत्रित कीजिए। उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनसे उनका स्मृति, उनके जो इमेज है आपके स्मृति पटल में लेने की कोशिश करिए। आपके बुलावे से वो आपके पास आ रहे हैं ऐसा महसूस करिए। महसूस करिए कि वो आपको दिखने लगे। जिस इष्ट देवता को आप परम शक्ति मानते हैं वो आपको दिखने लग गए, आपको आशीर्वाद देने लग गए, आपके पास आने लग गए और आपके मन मस्तिष्क में उनकी छवि बन गई। आप सच्चे मन से उनका आभार व्यक्त करिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे एक अवसर दिया कि मैं सफलता के करीब अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। आपने जो ज्ञान की रोशनी दी उसकी शक्ति पुंज के साथ मैं सफलता के करीब अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिसे आपने ये अवसर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे जीवन को एक पहचान में बदल देना और मुझे सफलता दिला देना। जिस तरह पिछले समय आपने मेरा साथ दिया, ठीक उसी तरह मुझे साथ दिला देना और सफलता को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करना। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस सफलता के लिए मैं सार्थक प्रयास किया हूँ। बस आपके आशीर्वाद और आपके दिए गए ज्ञान की शक्ति से मैं इस सफलता को हासिल कर पाऊँ, इतना मुझे साहस देना भगवान। आपने मुझे सब कुछ दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, आपने मुझे अच्छे दोस्त दिए, आपने मुझे अच्छा बैंक दिया, आपने मुझे अच्छा व्यवसाय दिया, आपने मुझे एक अच्छा करियर दिया, आपने मुझे अच्छा समाज दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल एग्जामिनेशन के दिन आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे और जो भी पिछले समय मैंने मेहनत करी है उस मेहनत का परिणाम देने में आप मेरी मदद करेंगे। मैंने सच्चे मन से मेहनत किया है अपने घर परिवार का गौरव बढ़ाने के लिए, समाज कल्याण के कार्यों में अपना योगदान करने के लिए, और जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाने के लिए मैंने सार्थक प्रयास किया है। बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। सफलता के मैं बहुत करीब हूँ। इस सफलता में पूरा योगदान आपका है। मुझे सफलता दिला देना
सफलता पाने के बाद मैं और प्रयास करूंगा और सच्चे मन से उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। वो सभी चीजें प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथ को ऐसा थोड़ा घर्षण करिए और तब तक घर्षण करिए जब तक गर्माहट ना आ जाए। और गर्माहट आने के बाद वो गर्मी और वो शक्ति पुंज से अपने आंखों को स्पर्श करिए और फिर धीरे 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 अपनी आंखों को खोलिए। अपने आंखों को खोलिए। यकीन मानिए आप बहुत तरोताजा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपकी नेगेटिविटी जा चुकी है। आपके अंदर पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। आपको नींद की भी जरूरत नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अनुभव साझा करें। जी सर। अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत। वाह, ऐसे लग रहे हैं कि थके हैं कि? नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही सुबह हो गई है, बिल्कुल। वाह, ये हुई ना बात। एक इंसान किससे थकता है? वो अपने मन मस्तिष्क से थकता है। अगर आपका मन पवित्र है, अगर आप सार्थक विचार से हैं और सही मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप कभी नहीं थकेंगे। और थकना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर समय हम देखें कि हम अपने बाहरी आवरण से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस वही चीज़ हमें नहीं करना है। हमें अपने बाहरी आवरण से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। हमारे बाहर क्या चल रहा है उससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। और कौन क्या कर रहा है उससे तो बिल्कुल और डिस्टर्ब नहीं होना है ना। जैसे दूसरा क्या कर रहा है उससे तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। तो हमारे लिए अभी जो है वर्तमान में वो चीज़ें हैं कि जो हमने भगवान से प्रार्थना की हैं, और उनका साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि हर वो बात जो आपके द्वारा सच्चे मन से कही जाती है उसकी सुनवाई होती है। तो पैसों से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, और पैसे भी आपके पास हैं क्योंकि आप लोग बैंक में काम करते हैं। और जैसा कि पूरे समाज में यही है कि सारे पैसे बैंक में ही होते हैं, और जब आप बैंक में काम ही कर रहे होते हैं तो सारे पैसे आपके पास हैं। तो पैसों से तो सब चीज़ खुश जो है खरीदी जा सकती है। लेकिन जो सुकून है, जो आपके अंदर जो आत्म अनुभूति है, वो कब मिलेगी? जब आपको दी गई जो भी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन समाज कल्याण में करें, और अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करके अपने घर वालों को गौरव दिला सकें, और अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको खुश रख सकें, उनको प्रसन्न रख सकें, और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएं। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता और कल के एग्जामिनेशन की सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे। ये पीपीटी मैं अभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, या सॉरी आपके लॉगिन सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसे रीड कर लीजिएगा। बाकी 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जनरल बैंकिंग पीडीएफ सेक्शन में जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मुलाकात करेंगे कल। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। ऑल द गुड बेस्ट। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।